गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास का आंसर दो। आचार्य चरक के अनुसार मदन फल के कषाय योग कितने हैं? नौ। नौ। है ना? नौ। 9। और मात्रा योग कितने? 8। 8। है ना? मात्रा योग हमने देखे थे कितने थे? 8। मैक हमने देखा था, मैक 89 करके हमने मतलब निमोनिक बनाया हुआ था। मात्रा योग कितने थे? 8। और कषाय योग कितने थे? 9। कषाय योग में कौन सा कषाय नहीं था वमनोपक महाकषाय के द्रव्य में से? मधु। मधु नहीं था, है ना? मधु छोड़कर बाकी सब द्रव्य थे। मात्रा योग में मधु भी नहीं होगा और मधुक दैट इज यश टू मधु भी नहीं होगा। ओके, ऐसा भी देखे थे। ओके, तो मात्रा योग कितने थे यश टू इसके अपने मदन फल के? 8। और कषाय योग कितने थे? तो 9 थे। ओके, टोटल मदन फल के वमन योग कितने थे? कुल वमन योग मदन फल के 133। 133, है ना? 133। पयोघृत कितने योग थे मदन फल के? 5। 5। और वर्ती योग कितने थे? 6। या वर्ती योग कितने थे? 6 थे। कोई तो हैंड रेस करके बताना कि 16 योग किस किस के द्वारा थे मदन फल के? विधि बोलो। पूप और शशकुली। या पूप और शशकुली के द्वारा हमने देखा था 16-16 योग थे, है ना? पुश करके हमने देखा था। ओके, एक्चुअली हमने देखा था पूप और शशकुली, इसके द्वारा 16-16 योग थे मदन फल के। ठीक है, अब एक बताओ, सार का संग्रह कौन से ऋतु में हम करेंगे? हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में, है ना? हेमंत ऋतु में हम सार का संग्रह करेंगे। त्वक, कंद और शीर का संग्रह कौन से ऋतु में? शरद ऋतु। शरद में। शरद ऋतु में। मूल का संग्रह कौन से ऋतु में? शिशिर और ग्रीष्म। ग्रीष्म और शिशिर। ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में, है ना? ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में हम मूल का संग्रह कर रहे थे। त्वक, कंद, शीर का हम शरद ऋतु में संग्रह कर रहे थे। सार का संग्रह हम हेमंत ऋतु में कर रहे थे। पुष्प और फल तो हमने यथा ऋतु देखा था। ओके, शाखा और पलाश का संग्रह कब करेंगे हम? वर्षा वसंत और वर्षा। या वसंत और वर्षा ऋतु में हम संग्रह करेंगे, ऐसा हमने देखा था। ओके, अब मेरे को कोई तो ये बताओ हैंडल्स करके आंसर दे रहा कि मदन फल का कौन से ऋतु में, कौन से नक्षत्र में और कौन से मुहूर्त में हम संग्रह करेंगे? विधि बोलो। वसंत और ग्रीष्म के अंतर में संग्रह करेंगे और पुष्य, अश्विन और मृगशिरा और नक्षत्र में और मैत्री मुहूर्त। मैत्र मुहूर्त में, वेरी गुड, है ना? हमने देखा था मदन फल का संग्राम वसंत ग्रीष्म यो अंतरे, कि वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में अंतर पे हम करेंगे करके ये देखा था। पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र में मैत्रेय मुहूर्त में हमने देखा था कि हम मदन फल का संग्रह कर रहे थे। मदन फल का संग्रह करने के बाद में उसको तुष आदि के धान्य में कितने रात्रि तक हम रह रहे थे? 8 रात्रि। 8 रात्रि तक। जब तक वो 8 रात। मृदु ना हो जाए और मधु के समान गंध ना हो जाए, तब तक हम उसको रख रहे थे। अब उसके बाद मेरे को बताओ, जब हम बीज को निकाल के सुखाएंगे और उसके बाद किसके साथ पीस कर फिर से उसको सुखाएंगे? हैंड रेस करके आंसर देना मदन फल के बीज को। कुंदन बोलो। दधि घृत मधु फलल। या दधि, घृत, मधु और पलल, पलल इस तिल कल का, इनके साथ पीस कर हम क्या कर रहे थे? मदन फल के बीज को फिर से सुखा रहे थे। मदन फल के बीज को हम क्या बोल रहे थे? मदन फल पिप्पली करके हम बोल रहे थे, ऐसा हमने देखा था। ओके, जब मदन फल का हम वमन के लिए प्रयोग करवा रहे थे, तब हमने देखा था कि कितने दिन तक हम स्नेहन स्वेदन करवा रहे थे? 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन तक हम स्नेहन स्वेदन करवा रहे थे, है ना? अभी जिस दिन वमन करवाना था उस दिन हम यवागु का पान करवा रहे थे। किसके साथ करवा रहे थे? घृत के साथ या उत्तम मात्रा। पूर्ण मात्रा में घृत के साथ, है ना? पूर्ण मात्रा मतलब उत्तम मात्रा में हम घृत के साथ यवागु का सेवन करवा रहे थे। जब हम अकंठ पान वगैरह करवाते थे ना, वो बात चल रही है यहाँ पर। ओके, एक दिन पूर्व अपने को पता है हम मतलब मासरस देंगे, जहां पर हमने ग्राम में आनुप औदत मासरस सब हमने देखे थे। ओके, उसके बाद हमने देखा था मदन फल पिप्पली को कितनी मात्रा में हम लेंगे? अंतनक अंतर्नख मुष्टि। मुष्टि। अंतरनख मुष्टि। अंतरनख मुष्टि मात्रा में लेकर हम क्या करेंगे? जो अपने 10 वमनोपग महाकषाय के द्रव्य थे उसमें से मधु को छोड़कर, है ना? 10 वमनोपग महाकषाय के द्रव्य थे उसमें से मधु छोड़ दो, तो कितने बचे? 9। कि 9 कषाय का अपने पास ऑप्शन था। कौन से 9 कषाय थे?
तो एक अपना मधुक दैट इज यष्टि मधु, कोविदार, कर्बूरदार, नीप, विदुल, बिंबी, षणपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्येक पुष्पी, इनमें से कौन सा भी एक कषाय दैट इज क्वाथ लेकर उसमें हम अंतर्नख मुष्टि मात्रा में मदन फल के बीज को रात्रि भर भिगो के रखेंगे, है ना। और फिर हम क्या कर रहे थे, उस क्वाथ में क्या मिला रहे थे और गर्म कर रहे थे हम, सेंधव और मधु। मधु और सेंधो, मधु और सेंधो मिलाकर गर्म करके वो क्वाथ पेशेंट को पिला रहे थे, ओम ब्रह्मा दक्ष अश्वी का मंत्र उच्चारण करते हुए। ये सब हमने देखा था। ओके, अब कोई तो मुझे ये बताओ, मधु और सेंधव हम क्यों मिला रहे थे उस क्वाथ में? कफ का विलयन और छेदन करना। या कफ का कफ का विलयन और छेदन विलयन के और लिए। छेदन करने के लिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो वमन के लिए हम कषाय का प्रयोग करवा रहे हैं उसमें मधु और सेंधव क्यों मिला रहे हैं हम? तो मधु और सेंधव इसलिए मिला रहे हैं ताकि वो कफ का क्या करेंगे, तो विच्छेदन करेंगे और छेदन करेंगे, है ना। कफ का विलयन करेंगे, एक मिनट, सॉरी, कफ का विलयन करेंगे और छेदन करेंगे, ऐसे करके हमने देखा था। ओके, अब मेरे को हैंडिस करके आंसर देते जाना कि मदन फल पिपली शिर का दधि उत्तर कौन से कंडीशन में हम प्रयोग करवाएंगे? अनामिका बोलो। कफत, छर्दी, तमक, श्वास और प्रसेक में। या कफत, छर्दी, तमक, श्वास और प्रसेक में। बाकी ऐसे आंसर देते जाओ कि मदन फल पिपली शिर से सिद्ध ये वागु का प्रयोग किस पे करवाएंगे हम? अधोरक्त, अधोरक्त पित्त हृदय। अधोरक्त पित्त और हृदय में हम करवाएंगे। ओके, मदन फल पिपली शिर के द्वारा जो नवनीत हम बना रहे थे उसका प्रयोग किस में करवाएंगे हम? शुष्क देह और कफ अभिभूत अग्नि। कफ अभिभूत अग्नि और शुष्क देह में हम प्रयोग करवाएंगे। वैसे हमने देखा था मदन फल पिपली शिर की शीत संतानिका, संतानिका मतलब मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई जम रही है वो ठंडी करके हम लेंगे, 1 अंजलि प्रमाण में लेंगे। और पित्त का प्रकोप होगा या फिर मतलब पूरा कंठ हृदय प्रदेश में तनु कफ का लेप होगा, तो वहां पर हम वमन करवाने के लिए प्रयोग करवा रहे थे, ऐसे हमने देखा था। ओके, मदन फल का फानित के साथ प्रयोग कितने योग थे? नहीं, एक। एक। फानित, एक। चूर्ण और नस्से सभी के एक 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 थे, है ना। मेरी आवाज रिपीट हो रही है किसी के अनम्यूट करने पर, ध्यान दो थोड़ा, है ना। एक तो पहले ऐसी जगह पर बैठो जहां पर आवाज ना आए। ओके, तो हमने देखा था फानित, चूर्ण और नस्से सबके एक 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 योग थे, तो टोटल मिला के 3 थे, एक, है ना। फानित, चूर्ण और नस्से सब एक साथ पूछ ले तो 3 बोलो। सिंगल सिंगल पूछा है कि फानित के द्वारा कितने योग है, मदन फल चूर्ण के कितने योग है, मदन फल के नस्से के कितने योग है, तो आप एक 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 बोलोगे, है ना। बाकी हमने प्रयोगृत 5 देख लिया, वर्ती 6 देख लिया, मात्रा योग 8 और कषाय योग 9 देख लिए, पूप और शशकुली हमने 16-16 देखे थे। मोदक, उत्कारिका और लेह द्वारा कितने योग थे मदन फल के? 20। 20। और शाड़व के द्वारा कितने योग थे? 10। 10। मदन फल जो हम संग्रह कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, हरित होना चाहिए, पांडु होना चाहिए? पांडु वन का। पांडु वन का होना चाहिए, अहरित, हरित नहीं होना चाहिए, पांडु वन का होना चाहिए, ऐसे करके हमने देखा था। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, जब हम वमन विरेचन द्रव्य के सहपान देख रहे थे तो मधु का प्रयोग हमने कौन से विकारों में देखा था? वातज, पित्तज, कफज? पित्तज और कफत। पित्त कफ पित्तज और दोनों में। कफज दोनों में देखा था, है ना। पित्तज और कफज दोनों में देखा था। मूत्र और कषाय का प्रयोग किस में देखा था? कफज कफ में। में। कफज विकारों में। आम्लकी का प्रयोग? पित्तज में। पित्तज। पित्तज में। बाकी सभी संधान कल्पना कहाँ पर आ गए थे अपने? वातज में। वातज। वातज में। वातज। सुरा, सौविरक, तुशोदक, मैरेय, मेदक, धान्यम्ल, फलम्ल, है ना, ये सभी अपने किस में आ गए थे, तो वातज में आ गए थे। ओके, सुकुमार पुरुष कहाँ पर पाए जाएंगे? अनुपदेश में। अनुपदेश। आरूप देश में। और साधारण देश में किसे होंगे? अम, स्थिर स्थिर सुकुमार स्थिर बल सुकुमार। वन सुकुमार, सहनन। है ना। या स्थिर सुकुमार बलवन सहनन से युक्त पुरुष आप देखेंगे साधारण देश में। ओके, जांगल देश में कौन से रोग की अधिकता देखी जाएगी? वात पित्त। वात वातपित्त। पित्त, है ना। आनुप देश में वात वात कफ। वात कफ। कफ, है ना। आनुप देश में वात कफ। हिंताल, तमाल, नारिकेल, कंदली, ये सब कौन से देश में पाए जाएंगे? अनुपदेश। आनुप देश में। अनुपदेश। दक्षिण अत्य तृण राज किसका पर्याय था? नारिकेल। नारिकेल का, न है ना, नारिकेल के पर्याय में हमने देखा था। ओके, अब मेरे को बताओ कौन से गुण की वजह से वमन और विरेचन द्रव्य विच्छेदन करते हैं? आग्नेय गुण। आग्नेय। आग्नेय गुण की वजह से। और कौन से गुण की वजह से दोष संघात का विच्छिन्न होते हैं, करते हैं ये? तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या करते हैं, तो दोष संघात का विच्छिन्दति, विच्छेदन करते हैं,
ऐसा करके हमने देखा था। ओके, वमन द्रव्य में मदन फल को श्रेष्ठतम बोला गया था। रीजन क्या था? अनअपायितवाद। अनअपायित्वाद है ना, कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते, कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते। अगर आप अगर कोई बड़ी गलती करे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज मदन फल ऐसे कोई ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। तो अनअपायित्वाद, इसके वजह से मदन फल को श्रेष्ठतम द्रव्य बोला गया था वमन द्रव्य में। ओके, हैंड रेस करके कोई तो मदन फल के पर्याय सुना दो। गुंजन बोलो। राठ, पिंडितक फल और श्वसन और करहाट। या पिंडितक, पिंडितक फल लेना, पिंड फला करके हम बाद में देखेंगे इक्ष्वाकु में। कराट, राट, पिंडितक और श्वसन, ये हमने देखे थे मदन फल के पर्याय करके देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। पहला चैप्टर अपना हो चुका था, दैट वाज मदन कल्प अध्याय, जहां पर हमने मदन फल के 133 योग देखे थे, योग का डिवीजन भी देखा था, मदन फल को वमन के लिए कैसे यूज करवाना है ये देखा था, और जनरल कंसिडरेशन देखा था, है ना, कि देश के 3 भाग हमने देखे थे, मतलब 3 प्रकार देखे थे, आनुप देश, जांगल देश, साधारण देश, उनके लक्षण वगैरह हमने देखे थे। कौन से ऋतु में कौन से प्रयोजन का संग्रह करना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, कौन से दिशा का औषधि संग्रह करना चाहिए, कौन से दिशा पूर्व का? पूर्व पूर्व दिशा की औषधि का संग्रह करेंगे, उत्तर उत्तर दिशा, दिशा। उत्तर दिशा की औषधि का हम संग्रह करे थे। अपना मुख किस साइड होना चाहिए? पूर्व उत्तर। पूर्व 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 या उत्तर। उत्तर, है ना, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके हम संग्रह करे थे। भेषज आगार हम कौन से डायरेक्शन में बना रहे थे? पूर्व या उत्तर। पूर्व या उत्तर, बात पूर्व या उत्तर। निवात प्रवात एक देशे, निवात स्थान पे जहां पर वायु ज्यादा नहीं चलती ऐसे स्थान पर, बट मतलब एक दरवाजा एक खिड़की तो होना चाहिए जहां पर वायु आ जाए। तो निवात प्रवात एक देशे हमने देखा था, भेषज आगार के लिए कहा गया था, और भेषज आगार का रेफरेंस भी पूछ लिया तो वी शुड नो। स्थिर शुष्क पवन कहां पर देखे जाएंगे, कौन से देश में? जंगल। जांगल देश में, है ना, जांगल देश में। तभी हमने देखा था प्रनित्र्य तरुण विटप, चल पत्र किसका पर्याय था? अश्वत्थ। अश्वत्थ का, है ना, अश्वत्थ का, डेट इज पीपल का, फाइकस रिलीजियोसा का पर्याय आपने देखा था चल पत्र करके। ओके चलो, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज अपना जी मुतक कल्पद्याय। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले जी मुतक के बारे में हम जनरल कंसिडरेशन देख लेंगे, कि भाई उसका लैटिन नेम क्या है, फैमिली क्या है, इंग्लिश नेम वगैरह क्या है, वो हम बात देख लेंगे पहले, है ना। मदन फल का अपने को सभी को पता होता है, क्योंकि मदन फल द्रव्य गुण का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट द्रव्य है ना, कि रैंडिया स्पाइनोजा या रैंडिया ड्यूबिटरम करके हम देख लेते हैं, और रूबिएसी फैमिली। बट जी मुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गा और कृतवेदन, ये सब द्रव्य गुण में हम नहीं देखते हैं, है ना। बट द्रव्य गुण में हम नहीं देखते हैं तो दैट डजंट मीन कि मतलब पीजी में क्वेश्चन नहीं आएगा, पीजी में लैटिन नेम किसी का भी पूछ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने द्रव्य गुण में जो 117 120 प्लांट पढ़े थे उसी का ही पूछे, किसी का भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इंग्लिश नेम लैटिन नेम, है ना। तो जी मुतक का तो डेफिनेटली हम करेंगे, चरण ने पूरा चैप्टर रखा है इनके ऊपर, तो इनके ऊपर तो करना ही है। ओके, तो जी मुतक का लैटिन नेम क्या है? ल्यूफा एकिनाटा, फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसिए। वमन के हम 6 द्रव्य देख रहे हैं, जिसमें से मदन फल और कुटच को छोड़ दो, बाकी सभी कुकुरबिटेसिए फैमिली के ही है। जी मुतक, इक्ष्वाकु, धाबार्गव, कृतवेदन, सभी कुकुरबिटेसिए फैमिली के ही है। ओके, तो जी मुतक का क्या है? लूफा एकिडाटा, लूफा भी कॉमन बात आएगा, लूफा एकिडाटा, लूफा सिलेंड्रिका, है ना, ऐसे वगैरह सब आएंगे। तो एकिडाटा जी भूतक, है ना, ची और जी से याद रखना है यहाँ पर, कि लूफा एकिडाटा किसका है, तो जी भूतक का है करके, रट्टा नहीं मानना है, 4 ऑप्शन होगा तो वहां पर अपने को कैच करने आना चाहिए। अच्छा ची जी, ऐसे करेंगे हम, कि लूफा एकिडाटा किसका है, तो जी भूतक का है। ये सब रट्टा बातें नहीं बैठना है, यूजी का एग्जाम नहीं लिख रहे हम, है ना। पीजी में वहां पर 4 ऑप्शन आएगा तो वहां पर अपने को लैटिन कैच करने आना चाहिए, रट्टा मारना नहीं है यहाँ पर। ओके, अब इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो ब्रिस्ली लूफा, क्योंकि क्या होते हैं इसके ऊपर ब्रिसल्स वगैरह होते हैं, ऐसे कांटे कांटे जैसे होते हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोला है, तो ब्रिस्ली लूफा करके हम बोलते हैं, किसको? जीभ तक को। और क्या बोलते हैं, तो बिटर लूफा करके भी बोलते हैं, है ना, कि कड़वी होती है तो बिटर लूफा। ओके, तो जनरल बात हमने क्या देखा, जीभ तक का, लीफा एकिनाटा इसका लैटिन नेम है, फैमिली क्या है इसका, कुकुरबिटेसी, इंग्लिश नेम क्या है, ब्रिस्ली लूफा या बिटर लूफा करके इसका इंग्लिश नेम है। ओके, बाकी हम सही तरह से ही देखेंगे। अब यूजी पीजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक जो भी मतलब 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कौन से? एक तो अपना मदन फल कल्पाध्याय जो हम कल देख चुके हैं, आगे जाकर हम एक श्यामा त्रिवृत अध्याय देखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट चैप्टर हम देखेंगे दंती द्रवंती अध्याय, दैट इज इम्पोर्टेंट।
ये 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस। बाकी में कम से कम क्या बात करना है कि जीमूतक हो गए, धामार्गा, कोटच, कृतवेदन वगैरह जो भी हो गए, इनके एटलीस्ट पर्याय अच्छी तरह से करोगे आप, इनके प्रयोजन अच्छी तरह से करोगे, और इनके जो योग है और योग के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं जो भी टिक करवा रहा हूँ कि ये करना है वो कर लेना है, ये कॉमन थिंग है जो आपको करना ही करना है। और चैप्टर के बीच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहेगा वो मैं बताते रहूंगा। कुछ कुछ बातें को अगर स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, है ना। तो जो पर्याय है, प्रयोज्य अंग है, योग है, ये तो अपने को अच्छी तरह से करना ही करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, पहले हम देख रहे हैं जीमूतक के पर्याय और जीमूतक का प्रयोजन। तो यहाँ पर प्रयोजन क्या बताया आचार्य चरक ने, तो बोले फल और पुष्प। कल हमने मदन फल देखा था, तो मदन फल का हम बीज यूज करे थे, मदन फल पिप्पली करके बोल रहे थे। लास्ट में तो हमने ये भी देखा था कि मदन फल का मतलब हम इसका पुष्प का भी हम प्रयोग करवा रहे थे, जहाँ पर पित्त और कफ का उत्क्लेश है, सुकुमार प्रकृति वगैरह का है, तो वहां पर हम पित्त कफ का उत्क्लेश होने के बाद में कि जो मदन फल का पुष्प है वो ही हम सूंघने दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, तो वमन हो रहा था। ओके, जीव मुतक के प्रयोजन डायरेक्ट बताया, अलग अलग नहीं बताया, डायरेक्ट एक ही लाइन में बता दिया कि जीव मुतक का प्रयोजन क्या है, फल और पुष्प। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस कि जीव मुतक के प्रयोजन क्या है, फल पुष्प, फल बीज, है ना, ऐसा वगैरह आ जाएगा। तो फल और पुष्प ये जीव ऊतक के प्रयोजन है। इसके पर्याय क्या बताए, गरागरी, वेनी और देवताड़क, है ना। गरागरी, वेनी और देवताड़क हम निमोनिक करेंगे। ओके, कि देव के ताड़न से गरागर वेनी जी ने मूत दिया, है ना। एक वेनी नाम का एक आदमी था, ओके, वेनी जी करके हम उसको रेस्पेक्टेड बोल रहे हैं। तो देव के ताड़न से, है ना, देव के ताड़न, हम देखते हैं ताड़न चिकित्सा वगैरह हम उन्माद में करते हैं, है ना, कि डराना धमकाना वगैरह की बात है। तो देव से डर कर गरागर, गरागर मतलब क्या, धराधर कि बहुत सारा, वेनी जी ने क्या कर दिया, तो यूरिन पास कर दिया। ओके, तो देव ताड़न से देव ताड़क, गरागर से गरागरी, और वेनी से वेनी, ये किसके पर्याय, तो ये जी मूतक के पर्याय, है ना। तो देव के ताड़न से गरागर वेनी जी ने मूत दिया, दो तीन बार बोलोगे अपने को एक स्टोरी याद हो जाएगी, तो एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा, गरागरी किसका पर्याय है, तो भी नो, अच्छा गरागर वेनी जी ने मूत दिया था, तो जी मूतक का पर्याय है। ठीक है, तो गरागर दैट इज गरागरी, वेनी और देव ताड़क ये किसके पर्याय, तो जी मूतक के पर्याय। इंपॉर्टेंट, ये सब बातें अच्छी तरह से अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या करोगे हर एक मतलब द्रव्य के बारे में, कि हम उसको कौन से कंडीशन में यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्या बता रहे हैं, जी मुतकम त्रिदोषग्नम यथा स्व औषध कल्पितम, है ना। तो बोले जी मुतक का आप वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक औषधि द्रव्य के साथ कल्प करके प्रयोग कराओगे, तो क्या करेगा, तो त्रिदोषग्न कार्य करेगा। मतलब केवल जीव मुतक त्रिदोषग्न कार्य ऐसा नहीं कर रहा है, जीव मूतक का अगर आप वातनाशक, पित्त कफनाशक द्रव्य के साथ कल्प करके करोगे तो त्रिदोषग्न कार्य करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, डैश त्रिदोषग्नम यथा स्व औषध कल्पितम। तो आप बोलेगे जीव मूतक कि यथा स्व औषध कल्पितम, की यथा स्व मतलब क्या, उस दोषनाशक द्रव्य के साथ में कल्प करने पर जीव मूतक क्या कर रहा है, तो त्रिदोषग्न कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बन सकता है डैश त्रिदोषग्नम यथा स्व औषध कल्पितम। उसके बाद कंडीशन बता रहे, ज्वर, श्वास, हिक्का आदि आमैशुच, कि जीव ऊतक के द्वारा वमन हम कौन से कंडीशन में करवाएंगे, तो बोले ज्वर में करवाएंगे हम, श्वास में, हिक्का में। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजीज नहीं है जो यूनिक है, दिस आर बेसिक डिजीज, दिस आर कॉमन डिजीज, जहां पर हम वमन करवाते ही है ना, ज्वर में, श्वास में, हिक्का में। कोई ऐसे विष, गर्विष, मनोविकार ऐसे वगैरह कुछ नहीं बात कही है, बहुत ही छोटी सी बात कही है। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल कभी नहीं पूछेंगे, मोस्टली लाइन आएगा ऐसे कि ज्वर, श्वास, हिक्का आदि रोग में वमन करवाने के लिए आप कौन से द्रव्य का प्रयोग करवाओगे, तो आप बोलोगे जी मूतक। तो सबसे सिंपल इसमें याद रखना है, पहले से पकड़ना है, ज दैट इज ज्वर, जी मूतक, ज से पकड़ना है। ये सिंगल नहीं आएगा, पूरी गारंटी लाइन आएगी यहाँ पर कि ज्वर, श्वास, हिक्का आदि रोग में आप कौन से द्वारा, कौन से वमन द्रव्य द्वारा वमन करवाओगे। तो आपको याद रखना, अच्छा ज्वर आदि डिजीज है तो जी मुतक का हम प्रयोग करवा रहे हैं, बस इतना याद रखना है। ओके, तो पहला लाइन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि डैश त्रिदोषग्नम यथा स्व औषध कल्पितम, अब बोलेंगे जी मुतक, और यहाँ पर आएगा कंटिन्यूस आएगा कि ज्वर, श्वास, हिक्का आदि रोग में वमन के लिए आप किसका प्रयोग करवाओगे, तो जी मुतक का प्रयोग करवाओगे। ओके, उसके बाद बता रहे जी मुतक के शिर के 6 योग, है ना, 5 योग नहीं है, 6 योग है, चैप्टर के एंड में हम देखेंगे। ओके, कि जी मुतक के शिर के द्वारा 6 योग। अब शिर के द्वारा 6 योग कैसे,
दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ओके, क्या बताएंगे यहाँ पर, देखो कि जीमूतक के पुष्प से सिद्ध शिर का योग। ओके, कि जीमूतक का क्या करना है, पुष्प लेना है। हमने देखा था पुष्प और फल इसके प्रयोग जमते हैं, तो जीमूतक का पुष्प लेकर हमने दूध को सिद्ध कर दिया और वो दूध पीने दिया, जिससे वमन हो गया। जीमूतक के फल से सिद्ध पेया, अगर पेया बनाना है जीमूतक का, तो वहां पर हम उसका क्या प्रयोग करवाएंगे, तो फल का प्रयोग करवाएंगे। दूध को सिद्ध करना है तो हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, पुष्प का। और अगर पेया बनाना है तो किसके द्वारा, फल के द्वारा। अगर क्षीर संतानिका का प्रयोग करना है, क्षीर मतलब दुग्ध, संतानिका मतलब उसके ऊपर की मलाई, है ना, तो दूध की मलाई का प्रयोग करना है वमन करवाने के लिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जी मुतक का लोमश फल लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि जी मुतक का क्षीर संतानिका के द्वारा वमन करवाने के लिए किसका प्रयोग करवाओगे, पुष्प का, फल का, लोमश फल का, अलोमश फल का। तो आप बोलेंगे लोमश फल का। यहाँ पे चाहिए तो एक तो निवृत्त फल लिख देना, है ना, कि जो टूट के गिरे हुए फल, दैट इज निवृत्त फल। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी मुतक का लोमश फल, उसका हम शीर संतानिका का प्रयोग करवाएंगे वमन कर्म करवाने के लिए। मतलब क्या, जी मुतक का लोमश फल लेना है, उससे दूध को सिद्ध करना है, और उसके बाद जो मलाई निकलेगी वो मलाई आपको पेशेंट को देना है वमन करवाने के लिए। तो शीर संतानिका के लिए हम जी मुतक का लोमश फल ले रहे हैं, है ना। पेया के लिए हम जी मुतक का निवृत्त फल ले रहे हैं। शिर के लिए हम जी मुतक का पुष्प ले रहे हैं। होप सो क्लियर है। अगर दधि उत्तर का प्रयोग करवाना है, दधि उत्तर मतलब दही के ऊपर का भाग, है ना, दधि उत्तर मतलब दही के ऊपर का भाग। ओके, दधि उत्तर का प्रयोग करवाना है तो वहां पर हम जी मुतक का अलोमश फल लेंगे। मतलब जी मुतक का बिना रोम का फल ले लिया आपने, उससे दूध सिद्ध की, उसके बाद में आपने क्या किया, उसका दही जमाया, और दही के ऊपर का भाग का आपने वमन करवाने के लिए प्रयोग करवाया। ठीक है, अगर अम्ल दधि, खट्टी दही का प्रयोग करवाना है वमन करवाने के लिए, तो वहां पर आप जीव मुतक के हरित पांडु फल का प्रयोग करवाओगे। जब हम मदन फल का फल देख रहे थे कि कौन से फल का संग्रह कर रहे थे, तब हमने देखा था अहरित पांडु, जो ग्रीनिश नहीं है, और कैसे पांडु डेट इज पेल येलो कलर का है। जीव मुतक का फल अगर हम अम्ल दधि के लिए प्रयोग करवा रहे, तो वहां पर हम हरित पांडु फल का प्रयोग करवाएंगे। ग्रीनिश येलो कलर के फल का हम प्रयोग करवाएंगे अम्ल दधि के लिए। छठा योग क्या बता रहे, जी मुतक का फल चूर्ण एक शुक्ति मात्रा में, एक शुक्ति मतलब कितना, एक शुक्ति दो मतलब कर्ष कितना कर्ष, 2 कर्ष। 2 कर्ष, है ना। एक शुक्ति मतलब आधा पल, डेट इज 2 कर्ष, है ना। तो जीवमुतक फल चूर्णम एक शुक्ति मात्रा में दूध के साथ प्रयोग करवाएंगे, तो वात पित्तज रोगों का नाश करेगा। ओके, अगर वात पित्तज रोगों पे आपको वमन करवाना है, तो वहां पर आप जीवमुतक फल चूर्ण को एक शुक्ति मात्रा में दूध के साथ प्रयोग करवाओगे। तो ये सब शिर योग है, कि जीवमुतक के पुष्प से सिद्ध शिर, जीवमुतक का फल से सिद्ध शिर के द्वारा आपने पेया बनाई, जीवमुतक के लोमश फल से सिद्ध शिर किया, उसकी संतानिका का प्रयोग किया, जी मुतक के अलोमश फल से सिद्ध शिर किया, उसमें से दही बनाया, दही के ऊपर का भाग का प्रयोग किया, जी मुतक के हरित पांडु फल से सिद्ध शिर किया, उससे मतलब अपनी खट्टी दही बनाई। फिर बाद में छठा युग हम क्या देख रहे हैं, जी मुतक का फल चूर्ण एक शुक्ति मात्रा में दूध के साथ प्रयोग करने पर वात पित्तज रोग में हम प्रयोग करवा रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है, अलग अलग जो मतलब पीजी के एग्जाम होते थे स्टेट लेवल के, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। तो ये आप अच्छी तरह से करोगे, यूजी में कोई नहीं पूछ रहा है, पीजी में पूछेंगे ये सब। ओके, तो यहाँ पर हमने जीव मुतक के शिर द्वारा 6 योग देखे। ओके, केवल शिर, तो वहां पर पुष्प का प्रयोग, पेया के लिए फल का प्रयोग, निवृत्त फल का प्रयोग, शिर संतानिका के लिए लोमश फल का प्रयोग, दधि उत्तर के लिए अलोमश फल का प्रयोग। सिंप्लीफाइड करके अपने को रट्टा मारना है, पूरा पूरा ऐसा रट्टा ही मारेंगे हम खाली करेंगे शिर के लिए पुष्प, पेया के लिए फल, है ना, या निवृत्त फल बोल लो कोई नहीं, शिर संतानिका के लिए लोमश फल, दधि उत्तर के लिए अलोमश फल, अम्ल दधि के लिए हरित पांडु फल, वात पित्तज रोग में वमन करवाना है, तो जीव मुतक का फल चूर्ण एक शुक्ति मात्रा में दूध के साथ। ओके, ये हो गए जीव मुतक के 6 शीर योग, ये अच्छी तरह से करोगे। बाकी ठीक है, कि जीव मुतक का सुरामंड के साथ प्रयोग। सुरामंड मतलब क्या होता है, कि जो दारू सुरा के ऊपर का जो क्लियर भाग होता है, दैट इज कॉल्ड एज सुरामंड। किन्वा करके हमने देखा था, जो नीचे का भाग। मंड मतलब क्या होता है, हमेशा ऊपर का जो क्लियर भाग होता है ना, दैट इज मंड, दधि मंड, घृत मंड, सुरामंड। तो जी मुतक का सुरामंड के साथ प्रयोग आप कहाँ करवा रहे हो, कफज अरोचक में, कास में और पांडु में। आप जी मुतक का सुरामंड के साथ प्रयोग करो। अब सुरामंड कितने प्रकार का होगा, एक ही प्रकार का होगा,
एक ही सुरा और सुरामंड भी एक ही, तो जी मुतक का सुरामंड के साथ प्रयोग कितना, तो एक प्रयोग। शिर के साथ प्रयोग कितना, 6, अभी हमने देखे थे, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ओके, जी मुतक का मात्रा योग देख रहे हैं हम, कितने मात्रा योग है, 8 मात्रा योग है। मदन फल के मात्रा योग कितने थे, मदन फल के मात्रा योग आठ। कितने थे, 8 ही थे, है ना। उसमें वमनोपक द्रव्य के 2 नहीं थे, कौन से 2 नहीं थे, मधु और मधु मधुक। मधुक या मधु और मधुक नहीं थे। मदन फल के कषाय योग में एक द्रव्य नहीं था, कौन सा द्रव्य नहीं था, वमनोपक महाकषाय मधु का, मधु मधु नहीं था, मधु है ना। अब जो फाइनल ईयर वाले हैं, उनके लिए एक बात बोलता हूँ, चरक सूत्र स्थान 4 का 7 महाकषाय आप रट्टा मारोगे मारेंगे, है ना। स्नेहोपक, स्वेदोपक, वमनोपक, विरेचनोपक, शिरोविरेचनोपक, है ना, आस्थापनोपक, अनुवासनोपक, ये 7 रट्टा मार लोगे। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा पंचकर्म में भी यूज हो जाएगा, है ना। अपने सिद्धि स्थान में भी यहाँ वहाँ रेफरेंसेस आते रहेंगे, और थोड़ा महाकषाय का जो लोड है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 50 महाकषाय एक साथ रट्टा मारना पॉसिबल नहीं होता है। इंटर्न के टाइम पे बहुत कुछ बातें रट्टा मारनी होती है। तो क्या होता है ना, सेकेंड ईयर में जब द्रव्य गुण पढ़ते हैं तो 8-10 रट्टा मान लेते हैं। तो पंचकर्म के हिसाब से ये 7 रट्टा मान लो फाइनल ईयर में, स्नेहन वाले, स्वेदन वाले और अपने पंचकर्म वाले 5, है ना। तो ये 7 तो कम से कम करना ही है। बाकी व्यय स्थापना आप रसायन के लिए कर लोगे, प्रजा स्थापना हम थर्ड ईयर में कर लेते हैं, होप्सो कर लेते हैं, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन और प्रजा स्थापन, ये सब हम थर्ड ईयर में स्त्री रोग प्रसूति में कर लेते हैं। ओके, ऐसे होप करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी मुतक के 8 मात्रा योग कौन से, तो यहाँ पर हम मधु और मधु को छोड़ देंगे और इसको कितनी मात्रा में यूज करेंगे, कोल मात्रा में। एक कोल मतलब कितना कर्ष, एक कोल मतलब कितना कर्ष, आधा कर्ष। आधा कर्ष। ध्यान में रखो भाई, ये सब बातें है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दो लोग ही आंसर दे रहे। एक कोल मतलब कितना, आधा कर्ष। एक शुक्ति हमने देखा था, एक शुक्ति मतलब कितना, तो 2 कर्ष था। ध्यान में रखो, इस बात कॉमन बात है ये। ओके, अब चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने जी मुतक के टोटल योग बताए, ये तो कम से कम याद रखना है। जी मुतक के कुल योग कितने, 39। दिस इज बेसिक थिंग, 39 तो कम से कम याद रखना है, बाकी आगे की बात तो बाद वाली। मदन फल के हमने टोटल योग 133 देखे थे, जी मुतक के 39 देख रहे हैं। अब ये 39 के डिवीजन हम कर रहे हैं। शिर के द्वारा हमने 6 योग देखे थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली ये 6 नंबर याद नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी बात जो थी पॉइंट नंबर 5, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मैक्स चांसेस, है ना। जी मुतक का सूरामंड से हमने एक योग देख लिया था, जो हम कफज अरोचक वगैरह में हम यूज कर रहे थे, है ना। सूरामंड से एक योग, गुड़ुच्य आदि क्वाद से 12 योग, आर्गवद आदि क्वाद से 7 योग। ये ऑप्शनल दे रहा हूं मैं, करना है तो करो, ठीक है। मात्रा योग कितने थे, 8, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि मदन फल के भी मात्रा योग 8 थे, और जीमू तक के भी मात्रा योग कितने, 8, और इसमें मात्रा कितनी है, कोल मात्रा। और कौन से 2 कषाय छोड़ दिए हमने, तो मधु और मधुक, है ना, ये 2 छोड़ दिया हमने वमनोपक द्रव्य के, तो इसके लिए 8 मात्रा योग हो गए, ठीक है। मात्रा योग में ये 2 द्रव्य नहीं आएंगे वमनोपक महाकषाय में से, वमनोपक महाकषाय के 10 द्रव्य वी नो, है ना, 10 द्रव्य, तो 2 छोड़ दिया हमने, तो इसके लिए 8 मात्रा योग हो गया। और उसकी मात्रा कितनी, कोल मात्रा। जीवक आदि द्रव्य से 4 योग, और घृत से कितना, 1। घृत से, तेल से, नस्से के, ये सब एक 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 ही होते हैं, है ना। घृत क्या है, एक ही है, तेल कितना है, एक ही है, नस्से क्या है, एक ही है, तो एक 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 ही होते हैं, उसके कोई ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 2 अच्छी तरह से करोगे आप, एक तो शिर के द्वारा 6 योग है, और मात्रा योग कितने, 8। बाकी आपको करना है तो करो, ऑप्शनल है ना। मात्रा योग कितने, 8, और मात्रा कितनी होगी, तो अपनी मात्रा कितनी होगी यहाँ पर, तो अर्ध कर्ष, दैट इज एक कोल मात्रा में हम प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर अपना जी मुतक खत्म हो गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, विच इज इक्ष्वाकु कल्पाध्याय। अब इक्ष्वाकु कल्पाध्याय में भी हम पहले वही बात, पहले हम क्या करेंगे, उसके लैटिन नेम, फैमिली, इंग्लिश नेम वगैरह हम देख लेंगे। जैसे हमने जी मुतक देखा था, जिसका क्या था, लीफा क्या था जी मुतक का, एनीवन, एकिनाटम एकिना, एक है ना। और कुकुरबिटेसी फैमिली का था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रिस्ली लूफा या बिटर लूफा करके भी बोल रहे थे। ओके, इक्ष्वाकु, इसका क्या है, लैजेनेरिया, साइकेरेरिया, या वल्गैरिस, वल्गैरिस पहले बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं, लैजेनेरिया, साइकेरेरिया। कुकुरबिटेसी फैमिली का है बॉटल गोड, है ना, जैसे अपने ऐश गॉड वगैरह होते हैं, तो वैसे ही क्या है, बॉटल गोड। ओके, कैसे, ये बॉटल के आकार का है, ठीक है। तो बॉटल के आकार का है, तो वी विल से मेक इट लार्ज, है ना, ऐड अपना कि मेक इट लार्ज।
तो यहाँ पर लैजेनेरिया, लार्ज नहीं है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो बॉटल गोड, तो बॉटल है, जस्ट इमेजिन कि दारू की बॉटल है, तो मेक इट लार्ज, तो लैजेनेरिया। ओके, तो बॉटल गोड किसका इंग्लिश नेम है? तो लैजेनेरिया साइकेरेरिया। अब इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु राजा थे, बड़े राजा थे, है ना? तो इक्ष्वाकु बहुत ही मतलब महान बड़े राजा थे, तो इसके लिए हम क्या बोले? लार्ज, इमेजिन कर लो लार्ज, है ना? तो लैजेन एरिया साइकेर एरिया, इक्ष्वाकु राजा थे, है ना? तो लार्ज करके इमेजिन करो, तो लैजेन एरिया, लार्ज में लैजेन एरिया में आर नहीं है, जस्ट इमेजिन इट, है ना? लैजेन एरिया साइकेर एरिया, और मेक इट लार्ज, तो ये क्या अपना बॉटल है, तो मेक इट लार्ज बॉटल गोड। ओके, कुकुर बेटे से फैमिली के ही चलने वाले। ओके, और दारू पीने के बाद लोग क्या वल्गर हो जाते हैं, तो वल्गैरिस करके भी हम चाहिए तो याद रख सकते हैं, कोई ये नहीं, एटलीस्ट इतना याद रखो, रट्टा नहीं मानना है, वही बात याद रखना है। अच्छा, इक्ष्वाकु राजा थे, लार्ज राजा थे, तो लैजेड एरिया, है ना? और मेक इट लार्ज, तो बॉटल गोड, बॉटल मेक इट लार्ज, सिंपल। ओके, इक्ष्वाकु के पर्याय। अब इक्ष्वाकु राजा थे, तो ये राजा ने क्या किया था? एक तंबू लगाया था, है ना? इक्ष्वाकु ने तंबू में लंबा और पिंड आकार कटु फलिनी खाया। ओके, इक्ष्वाकु राजा ने क्या किया? तंबू में लंबा और पिंड आकार कटु फलिनी खाया। तो इक्ष्वाकु के पर्याय हम देख रहे हैं, तंबू से तुम्बी, लंबा से लंबा, पिंड आकार से पिंड फला। पिंडी तक किसका था? पिंडी तक मदन मदन, मदन है ना? फल। तो ये डिफरेंस याद रखना है, पिंडी तक बस मदन फल, और पिंड फला किसका है? तो यहाँ पर अपने को याद रखना है इक्ष्वाकु का है। ओके, इक्ष्वाकु का क्या है? तो पिंड फला। और क्या देख रहे हैं हम? कटु फल खाया, तो कटु का अलाबू, और फल से फलिनी से फलिनी, है ना? कटु फलिनी खाया, तो वहां पर हम देख रहे हैं फलिनी से फलिनी। ओके, तो ये सभी इक्ष्वाकु के पर्याय। कैसे करोगे निमोनिक? इक्ष्वाकु ने तंबू में लंबा और पिंडाकार कटु फलिनी खाया, तो तंबू से तुम्बी, लंबा से लंबाई है, पिंडा आकार से पिंड फला, पिंडी तक याद रखना है भाई, मदन फल का था, और पिंड फला किसका? इक्ष्वाकु का। कटु से कटु का अलाबू, और फलिनी से फलिनी, है ना? ऐसे याद रखना है। अब इक्ष्वाकु का प्रयोग क्या कर पाओगे? जैसे हमने जीमूतक का प्रयोग देखा था, जीमूतक का प्रयोग हम क्या करवा रहे थे? ज्वर श्वास हिक्का में करवा रहे थे, और हमने देखा था यथा स्व औषध कल्प से सिद्ध करने पर कौन से दोषों का नाश कर रहा था जीमूतक? त्रिदोष। त्रिदोष, है ना? हमने देखा था जीमूतकम त्रिदोषग्नम यथा स्व औषध कल्पितम, है ना? फिर हमने देखा था ज्वर श्वास हिक्का आदि आमय, दैट इज रोग में इसका प्रयोग करवा रहे थे, ऐसे करके हमने जीमूतक के लिए देखा था। अब हम इक्ष्वाकु के लिए देख रहे हैं, इक्ष्वाकु कहाँ पर प्रयोग करवा रहे हैं? कास श्वास जनरल बात है, विष में प्रयोग करवा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ष्वाकु का प्रयोग करवा रहे हो? विष में प्रयोग करवा रहे हैं। धामार का आएगा, हम गर विष में प्रयोग करवाएंगे, है ना? तो विष में किसका प्रयोग करवा रहे हैं? इक्ष्वाकु, याद रखो। सर्दी में जोर में प्रयोग करवा रहे, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट, कफ कर्षित, जो कफ से कर्षित हो गया है। अब कफ की वजह से तो शरीर स्थूल होना चाहिए, कर्षित कैसे होगा? अब कफ क्या करेगा? स्रोतों में अवरोध करेगा, जिसकी वजह से आगे की धातुओं की वृद्धि नहीं होगी, जिसकी वजह से रोगी क्या हो गया? कर्षित हो गया। तो वात की वजह से तो रोगी कृश होता ही है, बट कफ भी अगर स्रोतों से में अवरोध कर रहा है, आगे की धातु की वृद्धि ठीक तरह से नहीं हो रही है, तो रोगी कृश हो सकता है ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कफ कर्षित रोगी में हम वमन करने के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे? तो इक्ष्वाकु का प्रयोग करवाएंगे। ये सिंगल सिंगल आ सकता है ना, कि कफ कर्षित में किसका प्रयोग करवा रहे हैं, विष में किसका। विष में हम और भी प्रयोग देखेंगे, अब इक्ष्वाकु याद रखो। और क्या बता रहे? प्रताम्यति नरे, बोले जो बिना परिश्रम किए हुए थका हुआ है, वहां पर भी हम इक्ष्वाकु का प्रयोग करवाएंगे। हिंदी ठीक है, श्लोक का वर्ड याद रखना है यहाँ पर, है ना? तो विष पे किसका प्रयोग करवा रहे? इक्ष्वाकु का। कफ द्वारा कर्षित है रोगी, है ना? कि कफ की वृद्धि हो गई, शरीर कैसा हो गया? कृश हो गया है, तो वहां पर हम इक्ष्वाकु का वमन करने के लिए प्रयोग करवा रहे। प्रताम्यति नरे, कि मतलब बिना परिश्रम किए हुए अगर रोगी थका हुआ सा मतलब महसूस करता है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करवाएंगे? इक्ष्वाकु का वमन करने के लिए हम प्रयोग करवाएंगे। तो ये तीन बातें यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखो। ओके, और क्या बता रहे? पित्त उद्रिक्त कफत ज्वर में, कि कफत ज्वर का रोगी था, जिसमें पित्त भी क्या हुआ है? तो बड़ा हुआ है ना? पित्त उद्रिक्त कफत ज्वर में हम इक्ष्वाकु का कैसे प्रयोग करवाएंगे? तो बोले अपुष्प इक्ष्वाकु पत्र, इक्ष्वाकु के प्लांट में जब फ्लावर्स नहीं है, ऐसे टाइम पे अपने को उसके लीव्स लेने, है ना? अपुष्प इक्ष्वाकु पत्र, जहां पर फ्लावर्स नहीं है, ऐसे टाइम पे इक्ष्वाकु के पत्र लेने। कितनी मात्रा में? मुष्टि प्रमाण में, मुष्टि मतलब अंतनक मुष्टि प्रमाण में। हमने मदन फल का कौन सा पार्ट देखा था अंतनक मुष्टि प्रमाण में यूज कर रहे थे? मदन फल पिपली। मदन फल पिपली, मदन फल दैट इज पिपली। उसके बीज, है ना?
इक्ष्वाकु का हम पत्र यूज कर रहे हैं, इक्ष्वाकु का हम बीज भी यूज करेंगे। इक्ष्वाकु के बीज की मात्रा भी अंतर्नख मुष्टि प्रमाण है, और इक्ष्वाकु के पत्र की मात्रा भी कितनी है, तो मुष्टि प्रमाण। मुष्टि प्रमाण मतलब वही है, अंतर्नुख मुष्टि प्रमाण में लेकर हम क्या करेंगे, एक प्रस्थ दैट इज 16 पल शिर को सिद्ध करके प्रयोग करवाएंगे। ठीक है, तो एक प्रस्थ सिर वगैरह ठीक है। मेन क्या याद रखोगे कि इक्ष्वाकु के पत्र का मात्रा कितनी है, तो मुष्टि प्रमाण मात्रा है ना। और पत्र हम कब लेंगे, जब उसके फ्लावर्स नहीं है तब उसके पत्र का संग्रह करेंगे। ठीक है, तो अपुष्प इक्ष्वाकु पत्र, इसका प्रमाण कितना, मुष्टि प्रमाण का यूज कर रहे हैं। पित्त उद्रिक्त कफत ज्वर में, कफत ज्वर का रोगी है जहां पर पित्त की भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इक्ष्वाकु का ग्रेय प्रयोग देख रहे हैं, ग्रेय मतलब होता है सूंघना। जैसे हमने देखा था ना, सुकुमार व्यक्ति में पित्त कफ का उत्क्लेश वगैरह था, तो वहां पर मदन फल के पुष्प को सूंघने से वमन हो रहा था। ग्रेय मतलब क्या होता है, सूंघना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्ष्वाकु का जो फल का रस है उसको सुखा लेंगे। फल का स्वरस निकाल लिया, सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पाउडर कर लो, और जो फ्लावर है उसका भी क्या कर लो, तो पाउडर कर लो। इसको क्या करेंगे, गंधमाला की कोई माला वगैरह जो पहनते ना, उसके ऊपर ये चूर्ण को छिड़क देंगे और पेशेंट को सूंघने बोलेंगे, उससे वमन हो जाएगा। रीड कर लो, है ना। इक्ष्वाकु का ग्रेय प्रयोग, ग्रेय प्रयोग कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि सूंघने की बात है ना। तो ये सब नस्य की बात, ग्रेय की बात, तेल, घृत, ये सब एक ही प्रयोग आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, तो इक्ष्वाकु का ग्रेय प्रयोग सुन लो खाली, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्ष्वाकु का फल रस लेना है, उसको सुखा लेना है, पाउडर कर लेना है, पुष्प का भी पाउडर कर लेना है। इसको कोई माला में वगैरह छिड़क दो, वो पेशेंट को सूंघने दो, उससे वमन हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट, इक्ष्वाकु का वर्धमान योग। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कौन सा वमन द्रव्य है जिसका वर्धमान योग है, तो बोलेंगे इक्ष्वाकु का जो वमन योग है, जो वर्धमान योग में हम प्रयोग करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पर पहले तो चेंज कर लेना अपने संहिता में, हिंदी में जीमू तक का वर्धमान योग लिखा है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। यहाँ पर इक्ष्वाकु का वर्धमान योग कर लेना, इक्ष्वाकु चैप्टर चल रहा है, जीमू तक का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर चरक और चक्रपाणी के मत में डिफरेंस है। ठीक है, अब चक्रपाणी का मत क्या है, चक्रपाणी का मत थोड़ा सिंपल है, पहले हम चक्रपाणी का मत देख लेंगे, फिर चरक का मत देखेंगे। इक्ष्वाकु का वर्धमान योग, वर्धमान योग कितना है, 6। कैसे 6 वो बताता हूँ। पहले दिन क्या करना है, इक्ष्वाकु के 50 बीज लेने हैं और उसको मदन फल के क्वाथ में भिगो कर रखना है, और ये पेशेंट को देना है वमन करवाने के लिए। ठीक है, अब देखो, वमन द्रव्य 6 कल्पस्थान में, ये तो अपने को पता ही है ना। तो इसके लिए इक्ष्वाकु के वर्तमान योग भी कितने हैं, 6। और इसका सीक्वेंस भी अपने को पता है, सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। इससे चैप्टर का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा, इक्ष्वाकु का वर्तमान योग भी इजीली याद हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या है, मदन फल, जी मुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कूटच और कृतवेदन, है ना, ये सीक्वेंस है। हमने देखा था माजिद के हाथ में कूटे हुए कृत पुष्प करके, जब हम मूलिनी फलिनी द्रव्य वगैरह देख रहे थे तब हमने ये बात देखी थी। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चरक सूत्र स्थान। ओके, तो इक्ष्वाकु के 50 बीज लेकर अगर आपने मदन फल के क्वाथ में भिगो कर रख दिया, वो प्रयोग किया वमन करवाने के लिए पहले दिन। दूसरे दिन आप क्या करोगे, वर्धमान योग है ना, तो डोज बढ़ाते जाना है। वर्धमान मतलब क्या, बढ़ते क्रम पे। वर्धमान कौन से द्रव्य का पर्याय है, ये बताओ। एरंड। एरंड का, है ना। वर्धमान किसका पर्याय, एरंड। एरंड का जो प्लांट है बढ़ते जाते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ता है ना। तो वर्धमान मतलब बढ़ते हुए क्रम में। वेगा किसका पर्याय है, बताओ। पिपलिंग। नहीं, पिपली नहीं। मेद्य द्रव्य, बोलो। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती का क्या है, वेगा, वेग से बढ़ती है। एरंड का क्या है, वर्धमान। चलो कोई नहीं, टॉपिक पर। तो इक्ष्वाकु के 50 बीज लिए, मदन फल के क्वाथ में भिगो कर रख दिया, प्रयोग करवाया। दूसरे दिन हमने इक्ष्वाकु के 60 बीज ले लिए, जी मुंह तक के क्वाथ में, सीक्वेंस चल रहा है अपना, है ना। तीसरे दिन हमने इक्ष्वाकु के 70 बीज लिए, इक्ष्वाकु के क्वाथ में भिगो के रखे, प्रयोग करवा लिया। चौथे दिन 80 बीज धामर्गो के क्वाथ में, पांचवें दिन 90 बीज कूटज के क्वाथ में, छठे दिन 100 बीज कृतवेदन के क्वाथ में, है ना। तो 50 से स्टार्ट करना है, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए। और यहाँ पर अपना जो वमन द्रव्य का सीक्वेंस है वो फॉलो करना है। मदन फल पहला अध्याय हमने देखा था, जीव मुतक दूसरा अध्याय देखा हमने, इक्ष्वाकु तीसरा अध्याय देख ही रहे, धामर का चौथा देखेंगे, कूटज दैट इज वत्सक पांचवा देखेंगे, कृतवेदन हम छठा देखेंगे। ठीक है, ये किसका मत है, ये चक्रपाणी का मत है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। चरक का मत बताता हूँ, यहाँ पर चरक वर्धमान योग में क्या बताते हैं।
चरक बोलते हैं वर्तमान योग में आप किससे स्टार्ट करोगे, तो 10 से स्टार्ट करोगे, है ना। पहले दिन आप क्या करोगे, 10 बीज लोगे, दूसरे दिन 20 बीज, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 40, पांचवें दिन 50, छठे दिन 60। और यहाँ पर इन्होंने जैसे चक्रपाणी ने एक एक क्वाद बोला है ना, कि मदन फल जीवमुतक इक्ष्वाकु दामर का कूटज कृतवेदन, यहाँ पर चरक बोलेंगे मदन फल आदि जो 6 द्रव्य है वो उनका क्वाद, 6 द्रव्य का क्वाद सभी दिन। ओके, कि 10 बीज लेना है और 6 क्वाथ में मदन फल आदि 6 द्रव्य का क्वाथ लेना है, उसमें भिगो के रखना है, प्रयोग करना है पहले दिन। दूसरे दिन 20 बीज लेना है, मदन फल आदि 6 द्रव्य के क्वाथ में भिगो कर रखकर प्रयोग करना है। तीसरे दिन 30, चौथे दिन 40, पांचवें दिन 50, छठे दिन 60। छठे दिन भी क्या करेंगे हम, 60 बीज लेंगे इक्ष्वाकु के, मदन फल आदि 6 द्रव्य के क्वाथ में भिगो कर रखेंगे और वामन के लिए प्रयोग करवाएंगे। होप से समझ में आ गया। बट यहाँ पर चक्रपाणी का मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने चक्रपाणी का मत लिखा है, ये चरक का मत है, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा चाहिए तो, ठीक है। बट चक्रपाणी का मत इंपॉर्टेंट, चक्रपाणी 50 से चालू कर रहे हैं, 100 पे खत्म कर रहा है ना। और हर एक में एक एक क्वाथ ही बताया उन्होंने, मदन फल जीमुतक इक्ष्वाकु धामर का कुटज कृत विदन। होप से समझ में आ रहा है, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार नहीं भी आ रहा है तो अगली बार समझ में आ जाए, कॉन्सेंट्रेट करो। चरक 10 से स्टार्ट करते हैं और चरक सभी क्वाथ को एक साथ लेने का प्रयोग करते हैं, कि मदन फल जीमुतक इक्ष्वाकु धामर का कुटज कृत विदन, इस सभी को एक साथ लेकर क्वाथ कर लो, है ना, और उसमें भिगो कर रखो, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्ष्वाकु का वर्तमान योग, इसके पर क्वेश्चन बनने के चांसेस। जी मुतक का जो 6 शीर योग देखा था वो इंपॉर्टेंट था। इक्ष्वाकु के बीज की मात्रा कितनी, अंतर्नख मुष्टि। इक्ष्वाकु के पत्र की मात्रा कितनी थी, इक्ष्वाकु के पत्र की मात्रा कितनी थी, मुष्टि प्रमाण। मुष्टि प्रमाणी थी, है ना। जो हम पित्त उद्रिक्त कफत ज्वर में प्रयोग करवा रहे थे, एक प्रस्थ शीर वगैरह लेकर हम प्रयोग करवा रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे इक्ष्वाकु के 5 अवलेह योग। ओके, अब 5 अवलेह योग कैसे हो गए, बृहद पंचमूल का क्वाथ। अब बृहद पंचमूल नाम में ये 5 चीजें वहां पर, बिल्व अग्निमंथ शौनाक पाटला गंबारी, है ना, कि इक्ष्वाकु लेना है और बिल्व का क्वाथ लेना है, और फिर उसको मतलब क्या करना है, अपने को अवलेह बनाना है, दैट इज वही कि मधु तेल घृत वगैरह मिलाकर अवलेह बना दो। तो इक्ष्वाकु के अवलेह योग कितने, तो 5। 5 क्यों, क्योंकि हम बृहद पंचमूल के जो 5 द्रव्य उनके क्वाथ का प्रयोग करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इक्ष्वाकु के अवलेह योग कितने हैं, तो अपने को ध्यान में रखना। अच्छा, इक्ष्वाकु का अवलेह कैसे बना रहे थे, बृहद पंचमूल के क्वाथ से, तो इसके लिए बृहद पंचमूल, तो इसके लिए 5 अवलेह योग, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर इन्होंने अवलेह सिद्धि लक्षण बताई है, क्या बताइए, यावत स्यात तंतु मत तोये पतितम तू न निशीर्यते, न शीर्यते। ओके, तो बोले यावत स्यात तंतु मत, अवलेह सिद्धि लक्षण। अवलेह मतलब जैसे च्यवनप्राश वगैरह बनाते हैं ना जैम फॉर्म में, वैसे हम क्या करें, इक्ष्वाकु का अवलेह बना रहे हैं। तो उसकी सिद्धि लक्षण बताइए आचार्य चरक ने, बोले यावत स्यात तंतु मत, जब वो फाइबर्स के प्रमाण हो जाएगा, है ना, तंतु मत फाइबर्स वगैरह अपने को लगने लगेंगे। तो ये पतितम तू ना शीर्यते, पानी में डालोगे तो क्या होगा, तो ना शीर्यते, शीन वगैरह नहीं होगा, अलग अलग वगैरह नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 लक्षण बताया अवलेह सिद्धि के, यावत स्यात् तंतुमत, कि मतलब कैसे हो गया तंतुमत, तो ये पतितम तू ना शीर्यते, पानी में डालने पर जो क्या मतलब हो, शीन वगैरह ना हो, तो ये किसके अवलेह सिद्धि लक्षण बता रहे हैं, है ना। कि 2 अंगुली के मध्य में लेकर परीक्षा करोगे तो तंतु की प्रतीति, जैसे फाइबर्स फाइबर्स हो जाएगा ना, 2 उंगली के बीच में ले लिया, अलग हम कर रहे हैं दोनों उंगली को, तो तंतु जैसे हो गए, और पानी में डालने पर क्या हो, तो फैले नहीं, शीन ना हो, फैल नहीं रहे, अलग अलग नहीं हो रहे। ओके, तो ये अवलेह सिद्धि लक्षण कहाँ पर बताए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आ जाएगा एक तो, यावत स्यात् तंतु मत तोये पतितम तु न शीर्यते, किसकी सिद्धि लक्षण है, तो आप बोलेंगे अवलेह सिद्धि लक्षण। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि आचार्य चरक ने अवलेह सिद्धि लक्षण का वर्णन कहाँ पर किया है, तो आप बोलेंगे चरक कल्प 3, दैट इज इक्ष्वाकु कल्प अध्याय में किया हुआ है। अब मेरे को हैंड रेस करके आंसर देते जाना, आचार्य चरक ने रस क्रिया सिद्धि का लक्षण कहाँ पर बताया, बोलो कुंदन। चिकित्सा 14, चरक चिकित्सा 14, कौन सा रस क्रिया बता रहे थे वहां पर, कुटज आदि रस की। कूटज आदि रस क्रिया अर्श चिकित्सा में बता रहे थे, है ना। आप कोई तो बताओ, आचार्य चरक ने क्वाथ सिद्धि का लक्षण कहाँ पर बताया, हैंड रेस, या कुंदन बोलो। विमान 7, विमान 7, है ना, व्याधित रूपीय विमान अध्याय, जहां पर हमने कृमि के बारे में वगैरह देख रहे थे, वहां पर हमने देखा था, जहां पर बता रहे थे गत रसेशु औषधेशु स्थालिम,
है ना करके हमने देखा था कि जब औषधि वगैरह क्या हो जाए, औषधि का रस किस में आ जाए तो पानी में आ जाए, तो वहां पर हम स्थालिम अवतार्य की जो पात्र था उसको हम उतार लेंगे, परिपूतम कषाय फिल्टर कर लेंगे, तो कषाय अपना तैयार हो जाएगा। डेट इज क्वाथ के सिद्धि के लक्षण बताए थे। आचार्य चरक ने तेल सिद्धि लक्षण कहाँ पर बताया? अक्सर बोलो। चरक विमान 7 में। विमान 7 में ही बताया है ना। और क्या बताया था? फेन उद्गम बताया था, फेन शांति बताया था। फेन शांति। शांति। फेन शांति। चरक ने फेन शांति बोला था, शारंगधर ने क्या बोला था? फेन उद्गम। फेन उद्गम बोला फेन था। उद्गम। चरक ने क्या बोला था? शब्द की शांति होना या शब्द उत्पन्न होना? शांति। शांति है ना। शब्द वीरमति करके बोलता, विराम दैट इज शांत, बंद हो जाना शब्द आना। तो ये उन्होंने चरक ने बताया था। तो याद रखो सभी, लिखा है मैंने, कोई नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, बट स्टिल क्वेश्चन पूछना था तो इसके लिए बोल रहा था मैं। ओके, कि रस क्रिया सिद्धि लक्षण आचार्य चरक बताते। चरक चिकित्सा 14 श्लोक नंबर 190 देख लेना। कूटज आदि रस क्रिया जब बताते है ना, रक्त अर्श में बताते तब बताया उन्होंने। ठीक है, वहां पर बोलते हैं दर्वी प्रलेपनो ग्राह्य, कि रस क्रिया बन गया ये कब पता चल जाएगा? जो कलछी आप यूज करें, जब कलछी में चिपकने लग जाए तो इसका मतलब रस क्रिया सिद्ध हो गया, बन गया। अवलेह सिद्धि लक्षण क्या बताया? तंतु मत तोये, है ना। एक तो बोला तंतु मत की मतलब फाइबर्स जैसे मतलब लगने लग जाए, और बोले तोये पतितम तू ना शीर्यते, कि पानी में डालो तो फैले ना करके। ओके, क्वाद सिद्धि लक्षण आचार्य चरक ने विमान 7 दैट इज व्याधि रूपे विमान अध्याय, जहां पर कृमि के बारे में बताए थे वहीं पर बताया था। गत रसेशु औषधेशु स्थालिम अवतार्य परिपूतम कषायम करके बताया था। तेल पाक लक्षण में आचार्य चरक ने बताया था कि एक तो बताया था कि मतलब फेन की क्या होना, तो शांति होना, शब्द वीरमति, स्नेह प्रसादन, गंध वर्ण रस उत्पत्ति, ये सभी बताए थे। अवलेह सिद्धि लक्षण यहाँ पर हम देख ही रहे है ना, कि जहाँ पर हमने चरक कल्प स्थान 3 दैट इज इक्ष्वाकु कल्प अध्याय में देख लिया कि वही तंतुमत तोय वगैरह की बात हमने यहाँ पर देख ली। ओके, तो ये सब ध्यान में रखो कि आचार्य, ये सब वैशज्य कल्पना वाले हैं, और आचार्य चरक ने कहा बताया रेफरेंस, ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं इक्ष्वाकु के टोटल योग कितने? 45। जीमूतक के टोटल योग कितने थे? जीमूतक के टोटल योग 39। 39। है ना। मदन फल के कुल योग कितने थे? 133। 133 है ना। अभी हम इक्ष्वाकु के देख रहे हैं कितने? 45। तो इक्ष्वाकु के हमने ये चैप्टर कंक्लूड की बात है ना। तो इक्ष्वाकु के हमने वर्धमान योग देख लिए थे कितने? 6। ओके, चक्रपाणी कितने नंबर से स्टार्ट करे थे, कितने बीच से स्टार्ट करे थे चक्रपाणी? 50 से। 50 से। 50। और है ना 50 60 70 80 90 100 करके कर दिया था उन्होंने, कि मदन फल जीमूतक इक्ष्वाकु धामर का कूटज कृतवेदन इनके कषाय में भिगोकर प्रयोग करना है। चरक ने 10 से स्टार्ट किया था और सभी कषाय को एक साथ लेने के लिए बोला था। ओके, मात्रा योग कितने? 8 है ना। मात्रा योग कितने? 8। मदन फल के मात्रा योग कितने थे? 8। 8 ही थे। जीमूतक के मात्रा योग कितने थे? 8 ही थे। 8 ही थे है ना। 8। या इक्ष्वाकु के कषाय योग कितने? 9। मदन फल के कषाय योग कितने थे? 9। 9। ही थे है ना। एक ही बात बार बार आ रहा है तो ऐसे 9। क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मात्रा योग में 2 द्रव्य नहीं, मधु और मधुक नहीं, है ना, वमनोपग महाकषाय में से। कषाय योग में एक द्रव्य नहीं, कौन सा नहीं? तो मधु नहीं। ओके, ध्यान में रखना ये बात, बार बार चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ आज की आज ही। अवलेह योग कितने? 5। किसके द्वारा अवलेह बना रहे थे? कौन सा क्वाथ था अपना? कौन से द्रव्य के क्वाथ? बृहद पंचफल है ना। तो इसके लिए मतलब 5 ही हो रहे थे अवलेह योग। शीर योग कितने इनके? 8। याद रखो शीर योग कितने? 8। जीमूतक के शीर योग कितने थे? जीमूतक के शीर योग कितने थे? 6। 6 6। है ना। जीमूतक के शीर योग कितने थे? 6। मदन फल के पयोघृत योग कितने थे? पयोघृत दूध और घृत के योग 5। 5। है ना। बाकी सभी सब कितने? एक 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 है। तो अगर आप 5 बातें याद कर लोगे तो पूरा का पूरा इक्ष्वाकु का 45 योग अपना हो जाएगा, है ना। वर्धमान योग कितने? 6, वो तो देखा ही था हमने इंपॉर्टेंट। मात्रा योग तो 8 ही होने वाले, है ना। मदन फल के भी उतने देखे थे, जीमूतक के भी उतने देख रहे हैं, इक्ष्वाकु के भी उतने देख रहे हैं। कषाय योग भी 9, मदन फल के भी हमने कषाय योग 9 देखे थे, इक्ष्वाकु के भी हम 9 देख रहे हैं। ठीक है, अवलेह योग 5, ये तो हमने देख लिया था, बृहद पंचमूल। और शीर योग डायरेक्ट रट्टा मान लो 8, है ना। जीमूतक के शीर योग 6 थे, इक्ष्वाकु के कितने? 8। और बाकी सभी कितने? एक एक एक। तो कैसे कितने हो गए? 45 हो गए, है ना। तो ये 5 कर लेने पर बाकी सभी एक 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 कैसे? तो बोले सूरामंड का 1, दधी पानी के साथ 1, तकरे के साथ 1, टोटल मिलाकर 3।
नशे का एक, तिलकल का एक, तेल का एक, घृत का एक, है ना। और फिर मंथ के द्वारा एक, मास रस के द्वारा एक। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, 5 कर लो, बाकी कुछ भी पूछ लिया है ना इक्ष्वाकु का, तो अब एक योग ही बोलोगे। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर अपना इक्ष्वाकु भी हो गए, टोटल योग कितने इसके, तो 45 योग याद रखो। ओके, वर्धमान का इंपॉर्टेंट, वर्धमान योग तो हमने देखे थे ना, 6 योग करके। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा, तो धामार्गव, है ना, धामार्गव कल्पद्याय। अब धामार्गव कल्पद्याय, पहले बेसिक बात है, ल्यूफा सिलेंड्रिका। अब जब भी हम कोई धाम में, है ना, अपने जाते हैं, कोई भी मतलब रिलीजियस टेम्पल होने दो, मॉस्क वगैरह होने दो, तो धाम वगैरह कैसे होते हैं, ऊपर से सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, मोस्टली सिलेंड्रिकल वगैरह होते हैं। तो वैसे हम कर लेंगे कि धामार्गव कैसे, तो ल्यूफा सिलेंड्रिका, कौन सी फैमिली का, कुकुरबिटेसी से फैमिली का। जीव तक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, आगे जाके छठा अध्याय आएगा कृतवेदन, सभी कुकुरबिटेसी फैमिली का। अब जब कोई भी हम धाम में जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना, कॉमन सी बात है। जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी गुरुद्वारा हो, उनके सभी के टेक्सचर्स वगैरह कैसे होते हैं, तो स्मूथ होते हैं। तो धाम कैसे हो गए, स्मूथ हो गए। तो इसके लिए इसका इंग्लिश, इसके लिए नहीं है, इसके लिए ऐसा हम याद रख रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक है ना, कि धामरगांव का इंग्लिश नेम क्या है, स्मूथ लूफा। ओके, और लैटिन नेम क्या है, तो लूफा सिलेंड्रिका। फैमिली क्या है, कुकुरबिटेसी से फैमिली है। ओके, अब इसके पर्याय हम देख रहे हैं, क्या पर्याय, कर कोट की, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषात की। हम क्या करेंगे, सिनोनिम, निमोनिक करेंगे, नॉट सिनोनिम, सिनोनिम्स के निमोनिक कर रहे हैं। महाराज के धाम में करकोटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर महाराज का धाम था, है ना, तो वहां पर बागेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि सब लोग आकर क्या करो, तो यहाँ पर अपनी कोटी बनाओ करके। ओके, तो महाराज के धाम में करकोटी। तो यहाँ पर महा से महाजालिनी, राज से राजकोषात की, धाम मीन्स कि धामार्गव के पर्याय चल रहे हैं यहाँ पर, कर कोटी से कर कोट की, और कोटी से कोटफला। आप ऐसे बोलो, कर कोटी तो कर कोट की, और कोटी से अपना क्या, तो कोटफला। ऐसे करके हम धामार्गव के पर्याय देख रहे हैं, है ना। तो महाराज के धाम में कर कोटी, तो महा से महाजालिनी, राज से राजकोषात की, धाम मीन्स धामार्गव के पर्याय चल रहे, कर कोटी से कर कोट की, और कोटी से अपना क्या, तो कोटफला। ये सब हो गया अपने धामार्गव के पर्याय। पर्याय अच्छी तरह से करने हैं, यूजी लेवल में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजी में भी तो पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर भाव प्रकाश के पर्याय नहीं पूछेंगे, मदन फल, कूटज, इसमें भाव प्रकाश के पर्याय पूछ लेंगे। बट ये सब हो गए ना, धामार्गव, कृतवेदन, जीवमुतक, इक्ष्वाकु, यहाँ पर सब चरक के पर्याय पूछे जाएंगे, यहाँ पर चरक के पर्याय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं धामार्गव का प्रयोग स्थान की कहाँ पर यूज करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था इक्ष्वाकु, कफ कर्षित में हम यूज कर रहे थे, विष में हम यूज कर रहे थे, प्रताम्यति नरे कि बिना परिश्रम किए हुए जो थका हुआ जो मनुष्य वगैरह, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करवा रहे थे, इक्ष्वाकु का प्रयोग करवा रहे थे। अभी हम देख रहे हैं धामार्गव का प्रयोग किस में करवाएंगे। अब देखो, धामार्गव में हमने धाम किसका देखा, महाराज का धाम देखा। अब महाराज को क्या होता है, जो महाराजा होता है उसको शत्रुओं से खतरा होता है। उसके शत्रु क्या कर सकते हैं, उसकी जो वी कैन से स्त्री है, उसको अपने वश में करके उसको बोल सकते हैं भाई कि गर्विश। हमने देखा है सब, चरक में देखा है, चरक चिकित्सा 23 में देखा है, सुश्रुत में भी देखा है कि गर्विश में क्या होता है, स्त्री क्या करती है, अपने शरीर के जो भी मतलब मल है, स्वेद है, रज है, उसको खाने में मिला देती है। एक तो अपने पुरुष को वश में करने के लिए, या फिर किसी शत्रु के वश में होकर अपने पुरुष को मारने के लिए, ये सब काम वो करती है ना। तो गर मतलब होता है संयोगज विष, है ना। तो गर विष से ज्यादा खतरा किसको होता है, तो जो माँ अपने लिए थोड़ी कोई करेगा, जो बड़ा सा आदमी रहेगा उसके लिए करेगा। तो धामार्गो का हम प्रयोग क्या करवा रहे, तो गर विष में करवा रहे, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके, केवल विष करके हमने इक्ष्वाकु देखा था, है ना। तो आ जाएगा कि गर विष में आप किसका प्रयोग करवाओगे, वमन करवाने के लिए, तो धामार्गो का प्रयोग करवाएंगे। ओके, गर विष संयोगत विष, और का प्रयोग करवाएंगे, गुल में, उदर में, कास में। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, वाते श्लेष्मा आशय स्थिते, कि कफ के स्थान में जब वात स्थान करेगा, है ना। आचार्य चरक के अनुसार श्लेष्मा आशय, कफ का प्रमुख स्थान क्या है, उरह प्रदेश है। इवन आमाशय भी कफ का स्थान है, बट प्रमुख स्थान क्या है, तो उरह प्रदेश है। अब फॉर एग्जाम्पल उरह प्रदेश में वात जाके स्थित हो गया, तो वहां पर अगर अपने को वमन करवाना है तो हम धामार्गव का प्रयोग करवाएंगे। यहाँ पर धामार्गव का जो प्रयोग स्थान है, या सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनने के मैक्स चांसेस, अच्छी तरह से करना है अपने को। ठीक है, तो हम गर्विश में तो करवा रहे हैं, ये गुल्म, उदर और कास में करवा रहे,
फिर क्या बता रहे, वाते श्लेष्मा आसे स्थित है, कि वात अगर कफ के स्थान में जाके स्थित हो गया है तो वहां पर अगर आपको वमन करवाना है तो आप धामार्ग का प्रयोग करवाएंगे। देखो अब आगे बताऊंगा, अभी खाली सुन लो। कफे च कंठ वक्त्रस्थे, कफ अगर कंठ और मुख में जाकर स्थान स्थित हो गया है तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करवाओगे, तो धामार्ग का प्रयोग करवाएंगे। कफ संचय जेशु च रोगेशु, कफ संचय की वजह से होने वाले रोग है ना, इन सभी में हम क्या करवाएंगे, तो धामार्गों का प्रयोग करवाएंगे। अब सबसे सिंपल बात बताता हूँ कैसे याद रखना है। अब धाम, धाम में हम क्या बना रहे थे, तो कोठी, दैट इज कोठी घर बना रहे थे। तो ये सभी जगह पर ना स्थान की बात कही है, जहां पर भी प्रयोग की बात है ना, तो सभी में स्थान की बात कही है। कैसे, देखो कि कफ के स्थान में वात के आने पर धामर्गों का प्रयोग है ना। कंठ और वक्त्र में है ना स्थान कर रहे कौन, कफ, कंठ और वक्त्र में स्थित कफ होगा तो वहां पर धामर्गों का प्रयोग। कफ का संचय, कफ भी जमा हो रहा है, एक जगह पे जमा हो रहा है और उसकी वजह से रोग हो रहा है तो वहां पर धामर्गों का प्रयोग। तो जहां पर भी स्थान की बात कही है, स्थित की बात कही है, तो वहां पर हम धामर्गों का प्रयोग। कफ के स्थान में वात आने पर, कंठ वक्त्र में कफ के स्थित होने पर और कफ के संचय होने पर होने वाले रोगों में हम किसका प्रयोग करवा रहे, तो धामार्ग, क्योंकि धाम, धाम एक स्थान है। वैसे करके याद रखना है कि कफ के स्थान में वात आने पर, कंठ वक्त्र में कफ स्थित होने पर, कफ संचय जन्य रोगों में हम किसका प्रयोग करवा रहे, धामार्गों का वमन करवाने के लिए प्रयोग करवा रहे। और क्या बता रहे, प्रयोजम स्यातक स्थिराष्टा गुरुवाश चाहिए, जो स्थिर रोग है मतलब क्रॉनिक रोग है। अब स्थिर कहाँ पर होगे, एक माउंटेन में स्थिर होगे या कोई घर में स्थिर होगे, घर में स्थिर होगे, सीधी बात है ना। अगर आपको कहीं पर जाकर स्टेबल लाइफ बितानी है तो आप पहले एक घर खरीदोगे या रेंट लोगे, वहां पर स्थिर होगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर जहां पर भी रहने की बात है सभी जगह पर हम धामार्ग, जो स्थिर रोग है, स्थिर रोग मतलब क्या, हिल नहीं रहे, क्रॉनिक रोग हो गए। और जो गुरु है मतलब कैसे भयंकर रोग है, इजिली ठीक नहीं होते, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करवाएंगे, तो धामार्गों का प्रयोग करवाएंगे। ठीक है, श्लोक पूरा रटना है, पूरा रट लो। अदरवाइज जो लॉजिक बताया कि कैसे याद रखना है वैसे करना है तो वैसे कर लो, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो धामर्गों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, गर्भ विष में, गुलमुद्र कास में, कफ के स्थान में वात आने पर, कंठ वक्त्र में कफ के स्थित होने पर, कफ संचय जन्य रोग में, स्थिर और गुरु रोग में, है ना, स्थिर एक जगह स्थिर हो गए, क्रॉनिक है, शरीर से हिल ही नहीं रहे, नहीं हिल रहे भाई, स्थिर घर बना दिए, तो धाम का प्रयोग करवाएंगे, धाम मार्गों का प्रयोग करवाएंगे, है ना। ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं धामार्गों का प्रयोज्य अंग, क्या क्या देख रहे हैं, फल पुष्प प्रवाल, प्रवाल मतलब यहाँ पर पत्र, प्रवाल मतलब कौरल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, है ना, रत्नों प्रत्न की बात नहीं चल रही है, प्रवाल मतलब क्या चल रही है, पत्र की बात चल रही है। हम देखते हैं जाति प्रवाल, कौन से महाकषाय का द्रव्य, जाति प्रवाल, कंडुग्न महाकषाय, नहीं, जाति प्रवाल कुष्ठग्न, कुष्ठग्न महाकषाय, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रवाल, प्रवाल मतलब क्या होता है, तो पत्र होता है ना। तो फल पुष्प और पत्र का प्रयोग हम धामर्गों का प्रयोग करवा रहे हैं। धामर्गों का प्रयोजन क्या है, फल पुष्प पत्र। हमने जीमूतक का प्रयोजन देखा था, क्या था जीमूतक का प्रयोजन, पुष्प फल, या फूल थे, फल और पुष्प थे। ओके, और धामर्गों में फल पुष्प और प्रवाल भी आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना है। जीमूतक का और धामर्गों का प्रयोजन डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है कि जीमूतक का प्रयोजन क्या था, फल और पुष्प था, धामर्गों का क्या है, फल पुष्प और प्रवाल भी हो गया। ठीक है, बाकी सब स्किप मारो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर एक छर्दी का पेशेंट है, वॉमिटिंग का पेशेंट है और हृदरोग गई है ना, वहां पर अगर आपको वमन करवा के ये डिजीज का नाश करना है तो आप धामर्गों का प्रयोग कैसे करवाओगे, दद्यात अन्न संयुक्तम, की भोजन में मिलाकर, पेशेंट जो भोजन कर रहा है, अन्न का सेवन कर रहा है, उसमें धामर को मिला दो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा, छर्दी और हृदरोग की क्या होगी, शांति होगी। तो छर्दी और हृदरोग की शांति के लिए अन्न में मिलाकर कौन से वमन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि छर्दी और हृदरोग की शांति के लिए अन्न में मिलाकर कौन से वमन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, मदन फल का, जीमूतक का, इक्ष्वाकु का, धामार्गव का। तो और आंसर शुड बी धामार्गव, है ना, कि छर्दी और हृदरोग की शांति के लिए अन्न के साथ संयुक्त करके, भोजन के साथ संयुक्त करके हम कौन से वमन द्रव्य का प्रयोग कर पाएंगे, तो धामर्गव का प्रयोग कर पाएंगे। बाकी गुलमुद्र कास में हमने देख ही लिया था कि हम प्रयोग करवा रहे थे धामर्गव का। ग्रेय प्रयोग बता रहे, ग्रेय मतलब वही सूंघने वाली बात, है ना, कि क्या करना है, धामर्गव के फल पुष्प पत्र वगैरह ये सब लेना है, इनका चूर्ण कर लेना है
और वो ये कि गंधमाला पर छिड़क देना है और पेशेंट को सूंघने बोलना है। रीड कर लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं धामार्गों के दो शकृत योग, इंपॉर्टेंट है ना। धामार्गों के दो कौन से शकृत योग, शकृत मतलब क्या, पुरुष। किसका पुरुष, एक तो गाय के और दूसरा अश्व का, है ना। तो गाय का गोबर है ना, दैट इज शकृत, गो शकृत और अश्व शकृत, इसके द्वारा हम धामार्गों का प्रयोग करवा रहे हैं। कितनी मात्रा में लेंगे, ये 1 अंजलि प्रमाण में लेकर हम वमन करने के लिए प्रयोग कर पाएंगे, है ना। कि धामार्गो लेना है, गाय के शकृत रस है ना 1 अंजलि प्रमाण में लेकर मिक्स करके वमन करवाने के लिए प्रयोग करवा सकते हो। या उसी प्रकार धामरगौ लेना है और घोड़े के शकृत रस, अश्व शकृत रस में 1 अंजलि प्रमाण मिला, 1 अंजलि प्रमाण अश्व शकृत रस लेकर उसमें मिलाकर भी हम प्रयोग करवा सकते हैं, है ना। तो आ जाएगा कि धामरगौ के शकृत रस द्वारा कितने प्रयोग है, तो अब बोले कि 2 प्रयोग है करके। या फिर आ जाएगा कि धामरगौ के शकृत रस में कौन कौन से शकृत का प्रयोग किया गया है, तो अब बोलोगे गो शकृत और किसका, तो अश्व शकृत का, गो शकृत और अश्व शकृत रस का प्रयोग किया है। कितने प्रमाण में, 1 अंजलि प्रमाण में। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखो। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि शकृत रस द्वारा कौन से वमन द्रव्य का प्रयोग हम करवा रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे किसका, तो धामार्गव का। वर्तमान किसका प्रयोग करवा रहे थे हम, वर्तमान प्रयोग इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु का हमने वर्तमान प्रयोग देखा था। अच्छा, अब कोई तो मुझे हैंड रेस करके आंसर देना कि कृमि चिकित्सा में कृमि का प्रकृति विघात के लिए हम कौन से शकृत रस का प्रयोग करवा रहे थे। मुंताजिर बोलो। अश्वशकृत। अश्वशकृत रस, है ना। और उसमें मतलब हमने देखा था कि कितनी मात्रा में हम यूज करवा रहे थे वहां पर, एक अंजलि पानी। प्रमाण। एक, हाँ, नहीं, एक पानीतल प्रमाण में हमने देखा था, है ना। एक पानीतल प्रमाण में हम उसका वगैरह वहां पर यूज करवा रहे थे। ठीक है, ऐसा अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 शकृत रस का हम प्रयोग करवा सकते हैं धामर्गव के लिए। और क्या बता रहे हैं, धामर्गव का अवलेह योग कितना बताया, 10 बताया। कौन से 10, दैट डजंट मैटर, है ना। यहाँ पर कौन से अपने जीवा, ग्रीष्मक, वीरा, आत्मगुप्ता, शतावरी, काकोली, श्रावणी, मेधा वगैरह ये सब द्रव्य कोई नहीं है। श्रावणी किसका पर्याय था, एनीवन, जोर दो दिमाग पर। श्रावणी गोरखमुंडी। गोरख मुंडी, है ना, गोरख मुंडी का पर्याय हमने देखा था। ओके, तो धामर्गव के 10 अवलेह योग कहाँ पर यूज करेंगे, रित, दाहा और कास में वमन करवाने के लिए। अगर हृदय प्रदेश में दाहा, दैट इज एपिगैस्ट्रम रीजन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कास हो रहा है, तो वहां पर हम धामर्गव का अवलेह योग प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद धान्य तुम्बरु यूशेन कलकाह सर्व विशापाह, है ना। हमने धामर्गव का प्रयोग देखा था, गर्भिश में हम प्रयोग करवा रहे थे। अब सभी प्रकार के विष में वमन करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, धामर्गव का कल्क लेंगे, धान्य दैट इज धनिया, तुम्बरु, एनीवन, तुम्बरु किसके फल को बोल रहे थे हम, तुम्बरु किसके फल को बोल रहे थे, किसके फल को बोल रहे थे तुम्बरु, इक्ष्वाकु। नहीं, इक्ष्वाकु के फल को तुम्बरु का बोल रहे थे, तेजोवती, तेजोवती, तेजोवती तेजोवती। है ना। यहाँ पर तेज बल लिखा है, तेजोवती देखा हमने, तेजोवती। तेजोवती का इंग्लिश नेम क्या देखा था हमने, टूथ एक ट्री, टूथ एक ट्री, है ना, टूथ एक ट्री। और लैटिन नेम क्या देखा था हमने, जैंथोजाइलम एरमेटम। साल। क्या हो गया है, आंसर देते जाओ, है ना। तो तेजोवती, जैंथोजाइलम एरमेटम, रूटेसी फैमिली का तेजोवती का हमने फल देखा था, तुम्बुरु करके बोल रहे थे। कुस्तुम्बुरु किसका पर्याय था, कुस्तुम्बुरु, धान्य का। भैया, कुस्तुम्बुरु धान्य का पर्याय था, जो साइड में लिखा हुआ ही है ना। धान्य का पर्याय कुस्तुम्बुरु था और तेजोवती के फल को हम तुम्बुरु बोल रहे थे, ये डिफरेंस बताया था मैंने, है ना। तो धान्य और तुम्बुरु का हम क्या करेंगे, यूज लेंगे और उसमें हम धामर्गव का कल्क मिलाकर सभी प्रकार के विष का नाश करने के लिए हम प्रयोग कर पाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आ जाएगा कि धान्य तुम्बरु युषेन कल्काह सर्व विषापाह किसके लिए कहा गया है करके, तो बोले कि धामर्गव के लिए कहा गया है कि धामर्गव के कल्क को धान्य और तुम्बरु युष के साथ मिलाकर हम क्या कराएंगे, सभी प्रकार के विष में वमन करवाने के लिए प्रयोग करवाएंगे, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से यहाँ पर आप याद रखोगे। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर क्वेश्चन बनने के मैक्स चांसेस, तो यहाँ पर धामर्गव का बता रहे मनोविकार में, मानसिक रोग, उन्माद, अपस्मार, अतत्व, विनिवेश, ऐसे जगह पर वमन करवाने के लिए प्रयोग जो है उत्तम कहा गया है। तो आ जाएगा कि मनोविकार में वमन करवाने के लिए उत्तम कौन सा है, तो आप बोलोगे धामार्गव। अब सीधी बात है ना, जब भी कोई मानसिक रोग वगैरह होते हैं
तो उसको लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास कम लेके जाते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास कम लेके जाते हैं, है ना। मोस्टली लेके कहा जाते हैं लोग, तो धाम में वगैरह लेके जाते हैं ना, बाबा वगैरह के पास ज्यादा लेके जाते हैं। तो वैसे याद रखना है कि धामर्क का प्रयोग हम कहाँ प्रयोग करवा रहे हैं, तो मनोविकार में वमन करवाने के लिए उत्तम प्रयोग बताया धामर्क का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे मैक्स चांसेस, अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं धामर्क के टोटल योग कितने, तो 60 योग। ओके, मदन फल के हमने कुल योग देखे थे 133। इक्ष्व जीवुतक के हमने कुल योग कितने देखे थे, बोलते जाओ। 39 39 39, है ना। और उसके बाद हमने इक्ष्वाकु देखे थे, इक्ष्वाकु के कुल योग कितने देखे थे हमने, 45 45, है ना। अभी हम देख रहे हैं धामर्क के, धामर्क के कितने देख रहे हैं, 60 हम देख रहे हैं, ठीक है। तो धामर्क के पहले पत्र के द्वारा योग बताए कितने, 9, है ना, टिक कर लो चाहिए तो। धामर्क के पत्र के द्वारा योग कितने बताए, 9, क्योंकि पुष्प फल और पत्र 3 तो उसके प्रयोजन थे, तो पत्र के द्वारा 9 योग, कषाय के द्वारा 20 योग, कल के द्वारा 10 योग, है ना। ध्यान में रखो, कषाय के द्वारा कितने हो गए, 20 योग हो गए। अभी तक हमने देखा था मदन फल के कषाय योग कितने थे, मदन फल के कषाय योग 8 9 9 9, मैक 89, मैक 89, मात्रा 8, कषाय 9, है ना। मदन फल के कषाय योग कितने थे, 9। इक्ष्वाकु के कषाय योग कितने देखे थे हमने, 9 9 ही देखे थे, है ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धामरगांव के कषाय योग कितने हो गए, तो 20 योग हो गए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कल की से योग कितने बता रहे, 10। अवलेय के भी कितने, 10। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है, शकृत रस के द्वारा 2 योग। कौन से 2 शकृत रस का प्रयोग देख रहे थे हम, कौन से 2 शकृत रस, गव्य और अश्व या गव्य और अश्व। और अन्न में मिलाकर 1 योग, कहाँ पर यूज कर रहे थे, अन्न संयुक्त, कहाँ पर यूज कर रहे थे अन्न छर्दी संयुक्त, हृदरोग छर्दी और हृदरोग, सर्दी है ना। हृदय रोग में छर्दी और हृदरोग की शांति के लिए हम अन्न में संयुक्त करके प्रयोग करवा रहे थे, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा है। तो जो जो टिक किए वो याद रखो, है ना। पहला एक टिक कर लेना यहाँ पर, धामर्गो के पत्र के द्वारा 9 योग, कषाय के द्वारा 20 योग, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मदन फल के कषाय योग हमने 9 देखे थे, इक्ष्वाकु के भी कषाय योग हमने 9 देखे थे, ठीक है। बट धामर्गो के कषाय योग कितने हो गए, 20 हो गए। कल के द्वारा इन्होंने कितने बता दिए, 10। अवलेय के द्वारा भी कितने बता दिए, 10, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, शकृत के द्वारा कितने योग है, 2, गो शकृत अश्व शकृत। और अन्न में मिलाकर 1 योग है, ये कोई नहीं पूछेगा। अन्न में मिलाकर छर्दी और हृदरों के शांति के लिए किसका प्रयोग करवा रहे, धामर्क का प्रयोग करवा रहे, वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी ये सब नस्से विस्से एक ही है ना। और सुरा आसो, सुरा और आसो एक एक करके 2 हो गए, कोई नहीं है, घृत के द्वारा 1 है। दूध से इन्होंने 4 बता दिए, है ना। शीर्योग कितने बता दिए, 4। जीवमुतक के शीर्योग कितने थे, जीवमुतक के 6 शीर्योग 6, है ना। इक्ष्वाकु के कितने थे, इक्ष्वाकु के 8 कितने 7 थे, 8, 8 है ना। और दूध से कितने हो गए, यहाँ पर शीर्योग कितने हो गए, धामर्कों के 4, है ना। तो यहाँ पर याद रखो 6, 8, 4। मदन फल के पयोघृत थे, पयोघृत कितने थे, 5, ओके। मदन फल के पयोघृत थे, दूध और घृत का एक साथ बता था, पयोघृत योग कितने थे, 5। जीमुतक के हमने शीर्योग देखे 6, इक्ष्वाकु के हमने देखे 8, और मतलब धामर्कों के कितने देख रहे, 4। ये बहुत ज्यादा, 6 तो याद रखना ही है कम से कम, 8 और 4 याद रख लिया हमने तो बड़ी बात है, नहीं याद रखोगे चल जाएगा, ऑप्शनल है वो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वत्सक कल्पत्य है। अब वत्सक किसका पर्याय है, तो वत्सक कूटज का पर्याय है। अब कूटज तो हम यूजी में लेवल में ही कर लेते हैं, है ना, उसका लैटिन नेम फैमिली वगैरह। तो कूटज का लैटिन नेम क्या है, हॉलेरेना एंटी डिसेंट्री का, फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। अब कूटज अपने को पता है, कूटज स्तंभन द्रव्य है ना, मल को रोकने वाला द्रव्य है। इवन आचार्य शारंगधर भी बताते हैं, स्तंभन द्रव्य के 2 एग्जाम्पल देते हैं, एक कूटज देते हैं, दूसरा कौन सा देते हैं, टुनटुक। किसका पर्याय, टुनटुक, शनाक शोनाक का नाक पर्याय, है ना, शोनाक का पर्याय। वत्सक इज कूटज, है ना। आचार्य शारंगधर बताते हैं स्तंभन द्रव्य, बोले स्तंभन द्रव्य मल को रोकने वाले द्रव्य, 2, है ना, 2 एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे हैं, 2 तो एग्जाम्पल देते हैं। एक देते हैं वत्सक, यहाँ पर वत्सक हम देख रहे हैं जो किसका पर्याय, कूटज का पर्याय। और देते हैं टुनटुक, टुनटुक किसका पर्याय, शोनाक का पर्याय, है ना। तो वत्सक भी नो कि मल को रोकने वाला है, पुरुष का स्तंभन करने वाला है, बट क्या है, वमन द्रव्य है, वमन करवाने वाला, ऊपर से निकाल रहा है, नीचे से रोक रहा है, ओके। अच्छा मेरे को बताओ कोई तो, चरक सूत्र 25, कूटज त्वक का अग्रय संग्रह बताओ,
बोलो कोई तो। रक्त संग्रह। पूरा। श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषण नाम, है ना, कि कफ पित्त रक्त, है ना, सांग्राहिक। सांग्राहिक मतलब क्या, इनको रोकने वाला, इनके व्याधि का भी नाश करने वाला। और क्या बोलते हैं, उपशोषणा नाम। उपशोषण करके लोग बोलते हैं, उपशोषण मतलब क्या, आमहर। कोई नहीं, डजेंट मैटर। हिंदी नहीं करना अपने को, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश भी नहीं करना है, संस्कृत वर्ड करना है ना। तो श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषण नाम किसके लिए कहा गया, कूटज के लिए कहा गया, कूटज त्वक के लिए कहा गया, चरक सूत्र 25 में अग्र संग्रह में कहा गया है ना। और ये कॉन्सेप्ट याद यहाँ पर यूज होगा, 2-3 बार यूज होगा, ठीक है। तो वत्सक के बारे में हम क्या क्या देख रहे हैं, हॉलेरेना एंटी डिसेंट्री का नाम है ये, जो डिसेंट्री को रोकने वाला, दैट इज स्तंभन द्रव्य। फैमिली क्या इसकी, एपोसाइनेसी फैमिली है ना। हॉलेरेना एंटी डिसेंटरी का, हॉले एपोसाइनेसी फैमिली का है। स्तंभन द्रव्य के एग्जांपल में शारंगधर ने 2 द्रव्य बताए, कूटज और टुंटुक। और हम अग्रे संग्रह भी देखते हैं इसका, क्या देखते हैं कि श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषण नाम किसका हम देखते हैं, तो कूटज के बारे में देखते हैं। आचार्य चरक बताते हैं, सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बताते ही है ना। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। पहले हम देख रहे हैं कूटज के पर्याय। अब कूटज के पर्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक तो हमने वत्सक, मतलब वत्सक के पर्याय, एक तो क्या है कूटज, दूसरा क्या बोला है शक्र। शक्र और किसको बोलते हैं हम, शक्र किसको बोलते हैं, इंद्र को। इंद्र को, है ना। शक्र किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। और क्या बोला है वृक्षक, इसका छोटा सा वृक्ष होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोला है वृक्षक। एक होता है महावृक्ष, दूसरा होता है वृक्ष, तीसरा होता है वृक्षक। जो बड़ा सा वृक्ष होता है उसको महावृक्ष बोलेंगे, जो मीडियम साइज का होता है उसको वृक्ष बोलेंगे, जो छोटे साइज का होता है उसको वृक्षक बोलेंगे। तो कूटज का छोटे साइज का ट्री होता है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं वृक्षक। और क्या बोला है गिरी मल्लिका, मल्लिका मीन्स मोगरा, है ना। कूटज के जो फ्लावर्स है मोगरे के फ्लावर्स के समान दिखते हैं, बट कूटज कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या बोला है गिरी मल्लिका, कि पहाड़ों पर पाए जाने वाला मोगरे के समान फ्लावर्स जिसमें पाए जाते हैं, दैट इज कूटज। ओके। कूटज को और क्या बोला है इंद्र वृक्ष, इंद्र का वृक्ष बोला गया है कि वीर्य वृक्ष है ना, वीरवान वृक्ष है, इसके लिए बोला है इंद्र वृक्ष। शक्र तो बोला ही है ना। इसके लिए कूटज के बीज को हम क्या बोलते हैं इंद्र यव, क्योंकि कूटज का बीज कैसा होता है, यव आकार का होता है, दोनों साइड में पॉइंटेड होता है ना। इसके लिए मतलब उसको क्या बोला है इंद्र यव, याद रखो कूटज के बीज को। और क्या बोला है कलिंगक, है ना, कलिंग प्रदेश, ओडिशा विडिशा के आसपास वाला प्रदेश, है ना। तो बोले कलिंगक और इंद्रयव, ये किसके बीच को बोला है, तो कूटज बीच को हम बोलेंगे इंद्रयव और कलिंगक। और वत्सक दैट इज कूटज के और क्या पर्याय, शक्र, वृक्षक, गिरी मल्लिका। और एक पर्याय लिख लो इंद्र वृक्ष, ये भी किसका पर्याय, तो कूटज का पर्याय। ओके। इंद्रदू किसका पर्याय, इंद्रदू, इंद्रदू किसका पर्याय, अर्जुन को। अर्जुन का पर्याय, है ना। इंद्रदू हम देखते हैं किसका पर्याय, तो अर्जुन का पर्याय करके हम देखते हैं। ओके। इंद्र वृक्ष किसका है, कूटज का। इंद्रदू किसका है, अर्जुन का। अब कूटज बीज को तो हमने देख लिया, इंद्र यव या फिर कलिंगक बोल रहे थे। निर्गुंडी बीज को हम क्या बोलते हैं, हरेनुका या रेणुका। बला बीज को हम क्या बोलते हैं, तो बीज बंद। अहीफेन बीज को क्या बोलते हैं, तो खस खस या पोस्त दाना, है ना। खस खस या पोस्त दाना हम अहीफेन के बीज को बोलते हैं। शिग्रु बीज को श्वेत मरीच, एक्चुअली शिग्रु मरीच को अगर हम पानी में भिगोकर उसके ऊपर की कवरिंग को निकाल देंगे तो उसको तो श्वेत मरीच बोलते ही है। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि शिगरू के बीज को भी हम श्वेत मरीच करके यूज कर सकते हैं, है ना। तो श्वेत मरीच के लिए 2 ऑप्शन है, कि अपनी जो काली मरीच है वो लेना है, पानी में भिगो देना है और उसके ऊपर की कवरिंग निकाल देना है, उसको तो श्वेत मरीच बोलते ही है। अदरवाइज क्या करते हैं, जो शिगरू का बीज है उसको भी श्वेत मरीच बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो कूटज बीज को इंद्रयव या कलिंगक बोल रहे हैं, निर्गुंडी बीज को हरेनुका या रेणुका बोलेंगे हम। बला बीज को सीडा कॉर्डिफोलिया बला, उसको बीज बंद बोलेंगे। आइफेन बीज को खसखस या पोस्तदाना, और शिग्रू बीज को हम क्या बोल रहे हैं, तो श्वेत मरीच बोल रहे हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आचार्य चरक ने कूटज के 2 प्रकार किए, तो आ जाएगा ना कि आचार्य चरक के अनुसार कूटज के प्रकार कितने, तो हम बोलेंगे 2। कौन से, तो बोले स्त्री कूटज पू कूटज, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि डायोशियस प्लांट है, कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट कूटज के अलग अलग पाए जाते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे भंगा, भांग का प्लांट होता है, वो भी कैसे होता है, डायोशियस होता है। मोनोशियस मतलब क्या होता है,
एक ही प्लांट जब मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को बियर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट। डायोशियस किसको बोलते हैं, जहाँ पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं तो उसको हम डायोशियस प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर चरक के मत के अनुसार कोटज कैसा है, तो मतलब डायोशियस है कि इसका मेल और फीमेल प्लांट कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आचार्य चरक डिफरेंस बता रहे हैं कि मेल प्लांट कौन सा होगा, फीमेल प्लांट कौन सा होगा, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो पहले मेल प्लांट के बारे में बता दिए, बृहत फलाहा, कि मेल प्लांट जो कुटज होगा उसकी फली कैसे होगी, तो बड़ी होगी, है ना। मेल है तो मेल का डेफिनेटली मेल साइज में मतलब एज कंपेयर टू जो स्त्री है वो बड़ा ही होगा, तो बृहत फल। और क्या बोला है, मेल प्लांट का श्वेत पुष्प, उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, तो वाइट कलर के होंगे। और उसके पत्र कैसे होंगे, तो स्निग्ध पत्र होंगे। इसको बोला है पुमान, पुम कुटज, है ना, पुमान कुटज, याद रखो। तो यहाँ पर हमने मेल प्लांट देख लिया कुटज का, कैसे होगा, बड़े फल वाला होगा, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे, पत्र कैसे होंगे, स्निग्ध होंगे। ओके, अभी हम स्त्री कूटस देख रहे हैं, पहले हम फल के बारे में देख लेंगे। मेल प्लांट का फल कैसे था, बृहत फल था, ठीक है। फीमेल प्लांट का फल कैसे बोला है, बोले फल वृंत ही तथा अनुभी ही, कि जो फल वृंत होगा ये कैसे होगा, तो छोटा होगा। अब फल वृंत मतलब क्या होता है, स्टॉक। अब कूटज की फली कैसे आती है ना, कूटज की फली एक साथ दो आती है, पेयर्स में आती है। ओके, कूटज की फली कैसे आती है, पेयर्स में आती है। तो अगर फल वृंत छोटा सा है, ये फल वृंत है, अगर फल वृंत छोटा सा है तो इसका मतलब डेफिनेटली फल भी छोटे से होंगे, है ना। तो ये किसका होगा, तो स्त्री कूटज का। अगर फल बड़ा सा है तो ये किसका बोला है, तो पुम कूटज का। ठीक है, हमने क्या देखा, फल वृंत अनु है किसका, स्त्री कूटज का। और बृहत फल, बड़ा फल किसका है, तो पुमान कूटज का, मेल कूटज का। ठीक है, स्त्री कूटज जो है उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, श्याम वन के या फिर अरुण वन के होंगे, डार्क होंगे ना, श्याम वन के होंगे या फिर बोले अरुण वन के, कि रेडिश वगैरह होंगे। मेल प्लांट के फ्लावर्स कैसे थे, वाइट कलर के थे, ठीक है। मेल प्लांट के फ्लावर्स कैसे थे, श्वेत पुष्प, वाइट कलर के थे। फीमेल के कैसे, श्याम वन या फिर अरुण वन के थे। मेल प्लांट के फ्लावर ये लीव्स कैसे थे, स्निग्ध पत्र थे। फीमेल प्लांट का कुछ नहीं बोला है। मेल प्लांट के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कि बृहत फल, श्वेत पुष्प, स्निग्ध पत्र। फीमेल प्लांट के दो कैरेक्टरिस्टिक बताए, कि फल वृंत कैसा होगा, अनु छोटा होगा, और पुष्प कैसे होंगे, श्याम वर्ण या फिर अरुण वन के होंगे, श्याम वन और अरुण वन के होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से आप करोगे। ओके, अब जब नॉर्मली हम देखते हैं हॉलेरिना एंटी डिसेंट्री का, अब एक श्वेत कूटज करके भी मिलता है। श्वेत कूटज का लैटिन नेम क्या है, राइटिया टिंक्टोरिया। श्वेत कूटज का लैटिन नेम क्या है, राइटिया टिंक्टोरिया। सुन लो खाली, नो वन इज गोइंग टू आस्क बट जस्ट लिसन इट, है ना। श्वेत कूटज को क्या बोलते हैं, राइटिया टिंक्टोरिया। अब एक 777 ऑयल है, होप सो किसी ने सुना होगा, कहाँ पर यूज करते हैं, 777 ऑयल, psoriasis, वेरी गुड, सोरियासिस में यूज करते हैं इन ना। हाँ, 777 जो ऑयल है सोरियासिस में यूज करते हैं। ये सिद्धा वालों का प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ना। सिद्धा वालों का प्रोप्राइटरी मेडिसिन है 777 ऑयल। अब मेरे को बताओ, सिद्धा के आद्य प्रवर्तक कौन थे, कौन से ऋषि थे, सिद्धा के आद्य प्रवर्तक ऋषि कौन थे, बोलो। अगस्त्य, बोलो यार, अगस्त ऋषि। अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो थे सिद्धा, जैसे हम देखते हैं ना आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, वैसे अपने सिद्धा है। सिद्धा इज मोस्टली लिमिटेड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में आयुर्वेदिक कॉलेज एक दो हो गए, सिद्धा के कॉलेजेस 20-25 होंगे, है ना। तो ऐसा माना जाता है अगस्त्य ऋषि मतलब चले गए थे साउथ साइड में, और उन्होंने वहां पर अपनी पैथी स्टार्ट करी विद सिद्धा। ओके, तो सिद्धा के आद्य प्रवर्तक कौन है, तो अगस्त्य ऋषि है। और सिद्धा का एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, कौन सा, 777 ऑयल। और ये 777 ऑयल हम कहाँ यूज करते हैं, सोरियासिस में। अब ये 777 ऑयल में दो ही कंटेंट है, कौन से दो कंटेंट है, एक तो है श्वेत कूटज और दूसरा अपना नारियल का तेल, नारिकल तेल, है ना। 777 ऑयल ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है सिद्धा का, सोरियासिस के लिए। कंटेंट क्या है इसमें, श्वेत कूटज और नारिकल तेल। श्वेत कूटज का लैटिन नेम क्या है, राइटिया टिंक्टोरिया। नारिकल का क्या है, क्रॉकस न्यूसिफेरा, है ना। क्रॉकस न्यूसिफेरा। क्रॉकस सटाइवस किसका है, क्रॉकस सटाइवस किसका है, केसर कुमकुम। कुमकुम केसर रिसेंटली हुआ है ना, आयरिडेसी फैमिली का। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 777 ऑयल सिद्धा का प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, सोरियासिस के लिए यूज कर रहे हैं।
दो ही कंटेंट है इसमें, एक तो श्वेत कूटज डेट इज राइटिया टिंक्टोरिया और नारिकेल तेल। बाकी हमने देख लिया कूटज त्वक का अग्र संग्रह, श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषणा नाम। स्निग्ध पत्र करके हमने देखा था, मेल कूटज के जो लीव्स होंगे वो स्निग्ध होंगे, और स्निग्ध पत्र एक द्रव्य का पर्याय भी है। किसका पर्याय? करंज का पर्याय। यहाँ पर तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि जो मेल कूटज था उसके लीव्स कैसे थे? स्निग्ध थे, है ना, डेट इज ऑयली वगैरह होंगे। और स्निग्ध पत्र करंज का पर्याय भी है, क्योंकि करंज के पत्र जो होते हैं बहुत ही स्निग्ध होते हैं, बहुत ही ऑयली होते हैं, तो करंज के पर्याय में स्निग्ध पत्र दिखते हैं। कूटज का केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोला है? कॉनेसिन, बहुत बार पूछा गया है। कॉनेसिन किसका केमिकल कॉम्पोजिशन है? कूटज का। बाकी कुर्चिन, कूटज को हम बोलते ही है हिंदी में कूड़ा बोलते हैं, कुर्छा बोलते हैं, तो इसके लिए उसको क्या बोला है? कुर्चिन करके बोला है, कूटज कुर्चिन, है ना केमिकल कॉम्पोजिशन। बट और एक क्या याद रखना है? कॉनेसिन। स्तंभन द्रव्य तो हमने देख लिया, शारंगधर का एग्जाम्पल, वत्सक और टुंटुक। अग्र संग्रह भी ऑलरेडी सो, बेसिक बात ही चल रही है ना अभी तक। उसके बाद हम देख रहे हैं कूटज का प्रयोग स्थल, कि कूटज हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे। ओके, गर्भिश में हम किसका प्रयोग करवा रहे थे? गर्भिश में धामर्गव का प्रयोग करवा रहे थे, है ना। गर्भिश में हम किसका प्रयोग करवा रहे थे? धामर्गव का प्रयोग करवा रहे थे। अच्छी तरह से म्यूट कर लो। उसके बाद हम देख रहे हैं कूटज का प्रयोग स्थल। कूटज का प्रयोग हम कहाँ कर पाएंगे? रक्त पित्त कफग्नस्तु सुकुमारेषु अनअत्यय, हृदरोग ज्वर वात अश्रिका विसर्प आदिषु सस्यते, है ना। तो बोले रक्त पित्त कफग्नस्तु, कि सुकुमार व्यक्ति में, है ना, अनअत्यय। अनअत्यय मतलब क्या? अधिक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं करेगा, है ना। सुकुमारेषु अनअत्यय, सुकुमार व्यक्ति में अधिक कॉम्प्लिकेशन किए बिना रक्तज पित्तज और कफज रोगों का नाश कर रहा है। तभी मैंने अग्र संग्रह पूछा था, और मैंने बोला था अग्र संग्रह का रिलेशन आएगा। अग्र संग्रह तो हम याद रखते ही है ना। श्लेष्म पित्त रक्त आ गए यहाँ पर भी आ गया कि कफ पित्त रक्त, है ना। श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक करके हमने देखा था कूटस्थ के लिए, तो इसके लिए हम यूज भी क्या कर रहे हैं? वही पर कि कफज पित्तज और रक्तज रोगों के नाश करने के लिए हम कूटज का प्रयोग करवा रहे हैं, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, एक ही बात है, दो तीन जगह होती है, तो उसको हम रिलेट करने आना चाहिए, ताकि रिलेट करने के बाद एक दूसरे से बात रिलेट करोगे तो मल्टीपल चीजें एक साथ याद हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा, है ना। तो कूटज का प्रयोग हम क्या करवा रहे हैं? सुकुमार व्यक्ति में रक्तज पित्तज और कफज रोगों का नाश करने के लिए, विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस, अनअत्यय, है ना। और क्या बता रहे हैं? और क्या यूज करेंगे? हृदरोग में, ज्वर में, वात रक्त में और विसर्प में वमन करवाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ज्वर तो चलो यहाँ पर आ रहा है, हृदरोग का एक तो हमने इसमें देख लिया था, प्रयोग स्थान में तो नहीं देखा था, बट धामरगांव देखा था कि अन्न संयुक्त अन्न में मिलाकर धामरगांव का प्रयोग करवा रहे थे हम हृदरोग और छर्दी के शांति के लिए। यहाँ पर तो हम प्रयोग स्थान में ही देख रहे हैं कि हृदरोग, ज्वर, वात रक्त और विसर्प में वमन करवाने के लिए किसका श्रेष्ठ बता रहे? तो कूटज को श्रेष्ठ बताया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर अच्छी तरह से करोगे, पहले ही मैंने बोला कि पर्याय, प्रयोग स्थान, कुल योग, और फिर मतलब ये सब क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें अपने को अच्छी तरह से करना है। ओके, आगे क्या बता रहे? पिबेत तद्वमनम श्रेष्ठम पित्त श्लेष्म निर्वहनम, है ना। तो बोले पित्त और कफज विकारों में वमन करवाने के लिए श्रेष्ठ बोला है, किसको बोला है? कोटज को। वही बात है, क्योंकि हमने देखा था श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषणा नाम, कि कफज और पित्तज विकारों में कोटज श्रेष्ठ है। कौन सी बात है? यहाँ पर भी हमने देख लिया कि कफज और पित्तज रक्तज विकारों में सुकुमार व्यक्तियों में कुटज का प्रयोग करवा रहे थे, तो आ जाएगा वमनम श्रेष्ठम पित्त श्लेष्म निर्वहनम, कि कफज और पित्तज रोगों का नाश करने में वमन के लिए कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है? तो आप बोलोगे कोटज श्रेष्ठ है ना। अब यहाँ पर बता रहे कोटज का प्रयोजन, तो बोले कोटज का सुपक्व एवं संशुष्क फलों का संग्रह करे करके, है ना, कि जो पके पके हुए और शुष्क फल है उनका संग्रह करे, कॉमन सी बात है। और इसके बीज की मात्रा कितनी बता रहे? अंतर नख मुष्टि प्रमाण, है ना, अंतर नख मुष्टि मात्रा बता रहे। ओके, और किसका हमने देखा था अंतर नख मुष्टि मात्रा? एक तो मदन फल के बीज का देखा था, और किसका देखा था हमने? इक्ष्वाकु पत्र, इक्ष्वाकु के पत्र, इक्ष्वाकु के बीज का। बीज का भी देखा था, पत्र का भी देखा था हमने, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि किसका अंतनख मुष्टि प्रमाण में हम यूज कर रहे थे। और बाकी अभी हम कोटज भी देख रहे हैं, कोटज का भी हम अंतनख मुष्टि मात्रा में कोटज के बीज का हम प्रयोग करवाएंगे, है ना। ध्यान में रखना अपने को ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतनख मुष्टि मात्रा में हमने इक्ष्वाकु का बीज देख लिया था। ओके, इक्ष्वाकु पत्र करके मुष्टि प्रमाण बोला था, एक ही बात हो जाएगी।
मदन फल पिपली हमने देखा था अंतनक मुष्टि मात्रा में। अभी हम कोटज के बीज देख रहे हैं, इसकी भी मात्रा कितनी है, अंतनक मुष्टि। क्या होता है ना, यूजी में मदन फल के बीज का अंतनक मुष्टि मात्रा इज वेरी फेमस, वो तो याद रहता ही है। बट जब हम पीजी के हिसाब से कल्पस्थान पढ़ते, देन वी कम्स टू नो कि भाई कोटज के बीज का भी अंतनक मुष्टि मात्रा है, इक्ष्वाकु के बीज का भी अंतनक मुष्टि मात्रा था, इवन इक्ष्वाकु के पत्र का भी मतलब मुष्टि प्रमाण में हमने प्रयोग देखा है ना। तो मल्टीपल चीजें आ जाती है, तो वहां पर ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे क्या बता रहे, अर्क शिर भावित कोटज का प्रयोग। तो बोले अर्क का शिर दैट इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसका लैटेक्स है, उसको क्या करना है, 8 दिन तक कोटज के चूर्ण की भावना मतलब कोटज की चूर्ण को अपने को क्या करना है, अर्क शिर की 8 दिन तक भावना देकर प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में, 1 पानीतल मात्रा में। 1 पानीतल मतलब 1 कश मात्रा में। तो कोटज बीज का अगर आप कषाय के द्वारा प्रयोग करवा रहे हो तो अंतर्नुख मुष्टि मात्रा में प्रयोग करवाओगे। अगर कोटज बीज का चूर्ण रूप में प्रयोग करवा रहे हो तो वहां पर आप क्या करवाओगे, 1 पानीतल मात्रा में प्रयोग करवाओगे, है ना। तो कोटज बीज की 2 मात्रा है, अगर आप कषाय के द्वारा प्रयोग करवा रहे हो तो वहां पर आप अंतर्नख मुष्टि मात्रा में लोगे। तो कषाय के द्वारा लोगे तो अंतर्नख मुष्टि प्रमाण में, और अगर चूर्ण के द्वारा लेना है, चूर्ण फॉर्म में लेना है तो 1 पानीतल मात्रा में। बट किसकी मतलब भावना देकर हम प्रयोग करवाएंगे, तो अर्क शिर की 8 दिन तक भावना देकर हम कोटज चूर्ण का प्रयोग करवाएंगे। कितनी मात्रा में, 1 पानीतल मात्रा में। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बाकी टोटल योग करना है। टोटल योग कितने, 18। क्वाद के द्वारा कितने योग, तो 9 योग, क्योंकि कषाय में हम खाली ये छोड़ देते ना, मधु छोड़ देते हैं, मधु छोड़ के बाकी सभी हम लेते हैं, तो 9 ही होते हैं। तो इंद्र योग के डेट इज कोटज के कषाय के द्वारा कितने योग, 9। चूर्ण के द्वारा कितने योग, 5। जल के साथ कितने योग, 3। और कृष्णा मतलब खिचड़ी के साथ कितने योग, 1। तो ये तो कम ही है, तो पूरे के पूरे कर सकते हैं। आजकल भरोसा नहीं होता है ना। पहले क्या होता था, कषाय कषाय के योग पूछ लिए तो ठीक है भाई, हमने देख लिया था मदन फल के कितने थे, 9 थे। इक्ष्वाकु के कितने थे, 9 थे। धामार्गो के कितने थे कषाय योग, 8 20 20 थे। धामार्गो के कितने थे, 20 थे। धामार्गो के कल के योग अवलेय योग कितने थे, 10 10 10 10 थे, 10 है ना। इंद्र योग के, मदन फल के, इक्ष्वाकु के सभी के कषाय योग कितने, तो 9 है। खाली धामार्गो वॉज एक्सेप्शन, धामार्गो के कषाय योग कितने थे, तो 20 थे। बाकी सभी के कषाय योग जो भी हम देख रहे हैं वामन द्रव्य के, ये सभी के कितने थे, तो 9 9 थे। चूर्ण के द्वारा कितने योग है इसके, 5। जल के साथ कितने योग है, सलीला ही त्रय, जल के साथ कितने, तो 3। और कृष्णा खिचड़ी के साथ कितने, तो 1 योग है। टोटल मतलब कोटज के योग कितने, 18 योग। ठीक है, तो मदन फल के हमने देखे 133 योग, जीमुतक के देखे हमने 39 योग, इक्ष्वाकु के हमने देखे 45 योग, धामर्को के कितने योग देखे हमने, 60 60, है ना। कोटज के कितने देख लिए हमने, 18। कृतवेदन के हम कल देखेंगे, कृतवेदन के कितने, एनीवन, 8 8 60 ही है 60। ना, कल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कषाय योग देखा था, मदन फल के कषाय योग थे 9, जीमुतक के नहीं, इक्ष्वाकु के भी हमने देखे थे 9, और फिर अभी हमने धामार्गो के देखे थे 20, और कोटज के भी कषाय योग कितने, तो 9 ही है ना। कोटज के भी कषाय योग कितने, तो 9 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, खाली धामार्गो के कषाय योग पर डिफरेंस है। ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह लिखा है नोट्स में भेजे ही है या भेज दूंगा, वो सभी अपने को अच्छी तरह से करना है। इंद्र वृक्ष कोटज, इंद्रदु अर्जुन, किस किस के बीज को क्या क्या बोलते हैं, ये सब एक साथ देख लिया हमने। कोटज का अग्रह संग्रह करोगे तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी आ जाएगा कि श्लेष्म पित्त, है ना, कफ पित्त रोगों में का नाश करने में वामन द्रव्य में श्रेष्ठ किसको बताया, तो कोटज को बताया। मनोविकार में वामन करवाने के लिए किसका प्रयोग श्रेष्ठ है, मनोविकार में धामार्ग, है ना। मनोविकार को धामार्ग। धर्म मानसिक रोग में हम धाम में लेके जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में लेके जाते हैं पहले तो वैसे याद रखना है कि मनोविकार में धामार्ग व श्रेष्ठ। ओके, स्तंभन द्रव्य हमने कोटज टुंटक देख लिया, कोटज और टुंटुक देख लिया। कोटज का केमिकल कॉम्पोजिशन कॉनेसिन, कुर्चिन, स्निग्ध पत्र, करंज का पर्याय। मेल कोटज स्निग्ध पत्र वाला था, ये फीमेल कोटज था स्निग्ध पत्र वाला, पुमान या स्त्री, कौन सा था, 1 पुमान, है ना। और पुमान कोटज के फ्लावर्स का कलर क्या था, श्वेत श्वेत, है ना। और स्त्री कोटज के फ्लावर्स का कलर क्या था, श्याम श्याम या फिर अरुण करके, है ना। और 777 ऑयल हमने देखा सिद्धा मेडिसिन था सोरियासिस के लिए। 2 ही कंटेंट है, श्वेत कोटज और नारिकेल तेल। श्वेत कोटज इज अपना राइट या टिंक्टोरिया। ओके, हियर वी विल स्टॉप, कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन।
चलो बाय, गुड नाइट।